आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो गई होगी। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML, जो कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मुझे एक ना कुछ बच्चों की क्वेरीज सुनने को मिली थी कि क्या HTML हमको समझ में आ जाएगा, हम साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं है। देखो बेटा, HTML पढ़ने के लिए 5th क्लास का स्टूडेंट होगा ना तो भी पढ़ लेगा, 10th का होगा तो भी पढ़ लेगा, 12th का होगा तो भी पढ़ लेगा, इंजीनियर भी पढ़ लेगा, नॉन इंजीनियर भी पढ़ लेगा। इतनी ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम आ जाते हैं किसी भी रैंडम वेबसाइट पे। लाइक यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। लेट मी ओपन लेट से वन वेबसाइट, यूट्यूब। ठीक है, आपने इसका नाम डेफिनेटली सुन के रखा होगा। तो इसका जो डिजाइन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा डिजाइन पोर्शन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये पूरा HTML से देखने को मिलेगा। या फिर लेट सपोज मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट से जीमेल या गूगल मीट या कोई और वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ, या फिर रैंडम कुछ भी वेबसाइट आप जिसको यूज करते हो पेमेंट्स के लिए या किसी और चीज के लिए। जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट है HDFC में, तो जो HDFC का मुझे बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर वो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है, ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज को भी कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया होगा? HTML में। ठीक है, हम इसका अगर सोर्स कोड देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं उन तरीकों की बात नहीं कर रहा हूं। आज हम पहले खुद का पेज डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो एक नया पेज खुल जाएगा। ये फीचर कौन प्रोवाइड करवाता है? HTML। या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो एक नया पेज खुल जाएगा। जो फीचर मुझे कौन प्रोवाइड करवाता है? अगेन HTML। मतलब ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ HTML, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर बेसिकली डिजाइनिंग कंटेंट ऐड कर सकते हैं और दूसरी चीजें मिलती जुलती ऐड कर सकते हैं। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको केस सेंसिटिव नहीं माना जाता है। केस सेंसिटिव नहीं माना जाता है मतलब इस पर लिखा हुआ कोड आप कैपिटल्स में लिखो या स्मॉल लेटर्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये पूरा का पूरा सेम ही काम करता है। इसको यूज करने के लिए, इसको डिजाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए, मतलब अगर आप HTML सीखना चाहते हो और अपने कंप्यूटर पे रन करके देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। छोटा सा टूल चाहिए, दैट इज नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। आपने नोटपैड जरूर सुना होगा, यूज भी किया होगा। आप इस नोटपैड की हेल्प से या नोटपैड प्लस प्लस की हेल्प से, जो कि एक छोटा सा टूल है, आप चाहेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होने को मिल जाएगा। एक्चुअल में थोड़ा सा एडवांस दिखता है, मतलब एक बोलते हैं ना लुक एंड फील गुड वाला, वैसा वाला कुछ कुछ मिलता है। इसलिए मैं इस पे कोड कर रहा हूँ, अदरवाइज आप नोटपैड पर भी कोड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप HTML का बेसिक सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली नोटपैड प्लस प्लस आप टाइप करो, एंटर करो। आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जहां पर आप डाउनलोड नोटपैड पर क्लिक करोगे तो आपको टूल मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। काफी अच्छा टूल है, नोटपैड से काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स देता है। दैट्स वाई हम इसको यूज करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हैं। अच्छा हाँ, किसी को भी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं उन सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट में एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिया था। आज भी उसी टाइप का एक सेशन होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं HTML से। सबसे पहली चीज सुनना, अगर HTML की बात की जाए तो इसके कोड में अगर आप टाइप करते टाइम कोई गलती कर देते हैं, लेट सपोज हमने कोड टाइप किया और उसमें कोई मिस्टेक कर दी, तो वो गलती हमें ही पकड़ना पड़ेगी। हमारा सिस्टम नहीं बताएगा आपने गलती करके रखी। ठीक है, इसको गलतियां चेक करना नहीं आता है। अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो एक टूल होता है कंपाइलर। HTML के पास खुद का कोई कंपाइलर नहीं होता, ये डायरेक्टली काम करता है। डायरेक्टली काम करता है का मतलब क्या? कि ये डायरेक्टली ब्राउजर पे रन होता है। इसके कोड्स चलाने के लिए हमें कुछ टैग वगैरह सीखना पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। HTML इतना सिंप्लीफाइड बनाया गया है कि अगर हम इसको कोई टैग ना दें तो भी ये वेब पेज जैसा कंसीडर हो जाता है। कैसे? देखो एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पर एक नाम की, जैसे मैंने यहाँ पर खुद का नाम लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करने वाले हैं, तो हम इसको सेव कर देते हैं लेट सपोज डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप पे जा करके इसको सेव किया। किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। लेट सपोज मैंने सेव किया test.html से, ऑलरेडी test.html बना हुआ है, तो test1.html के नाम से। जब भी आप किसी नोटपैड फाइल को .html एक्सटेंशन में सेव करोगे तो वो HTML का पेज बन जाएगा। आप ध्यान से देखो, मैंने इस पे कोई कोड नहीं लिखा है, कोई खासियत नहीं है इसकी, बस एक सिंपल सा मैंने कंटेंट लिख के रख दिया, अपना नाम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को सेव करने के बाद रन करने का ट्राई कर रहा हूँ। कैसे रन करेंगे? सब कुछ मिनिमाइज करते हैं और ढूंढते हैं test1.html कुछ बन के आ गया क्या मेरे सामने? ये रहा।
हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये एक ब्राउजर में ओपन होगा जिस पर मेरा नाम आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दे गया होगा। ओके, मतलब हमने जो भी नोटपैड पे लिखा हुआ ब्राउजर पे प्रिंट हो गया है। पर एचटीएमएल को चलाने का ये तरीका नहीं होता, ये तो आपको समझाने के लिए था कि हाँ ठीक है ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, पर ये रूल्स के अगेंस्ट है, मतलब ऐसे कोडिंग नहीं करते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल का पहला कोड लिखना। हम एचटीएमएल के कुछ बेसिक टैग समझेंगे कि एचटीएमएल काम कैसे करता है, देन उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। कहाँ काम आती है? वेब पेज को डिजाइन करने में। कोई भी वेबसाइट है तो वो किसकी हेल्प से डिजाइन हुई होगी? इसी की हेल्प से डिजाइन हुई होगी, है ना। बिना एचटीएमएल के कोई वेबसाइट डिजाइन नहीं होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर आजकल बूटस्ट्रैप का यूज होने लग गया है, सर आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। आ गए होंगे, लेकिन बेस कंटेंट कौन है? एचटीएमएल। जितनी भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, उनमें बेस कंटेंट कौन है? एचटीएमएल। मतलब अगर फ्यूचर में आप कभी वेबसाइट लर्निंग या वेबसाइट मेकिंग का कोर्स करते हो तो आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं एचटीएमएल। जो भी चीज एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है उन्हें टैग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टैग, ठीक है। इन टैग की क्या खासियत होती है कि ये एंगुलर ब्रैकेट में, ये कभी भी प्रिंट नहीं होते, ये एग्जीक्यूट होते हैं। इनमें दो कैटेगरी के टैग होते हैं, एक को बोलते हैं ओपनिंग टैग, एक को बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने स्लैश के साथ कुछ लिख के रखा है, दिख रहा है? तो ये ओपनिंग और नीचे वाला क्लोजिंग टैग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर या किसी भी वेब पेज के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके, जो ये टॉप वाला पार्ट दिख रहा है जहां पर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, इसे कहा जाता है हेडर सेक्शन। इसमें ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है इसे कहा जाता है टाइटल बार। ये जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन दिख रहा है जिसमें पंकज लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है बॉडी सेक्शन। फिर से सुन लो, टॉप वाला इज हेडर सेक्शन, दिस वन इज टाइटल, एंड लास्ट वन हियर, इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेक्शन, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे। अगर हम बात करें एचटीएमएल में तो हम दो पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडर सेक्शन की, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हेड नाम के कीवर्ड से, ठीक है। देन स्लैश हेड। ओके, अच्छा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये मुझे सजेशंस देते आ रहा है, जो टूल है ना मेरा, ये मुझे सजेशन देते आ रहा है। अगर हम नोटपैड पे काम करते तो ये सजेशन नहीं दे रहा होता, ये सिर्फ और सिर्फ टाइप करने की फैसिलिटी दे रहा होता। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस की एक खासियत क्या है कि जब भी हम इस पे कुछ कोड करना स्टार्ट करेंगे तो ये साथ साथ में सजेशन देते आता है, ठीक है। चलो ठीक, हमने एक एचटीएमएल पेज बनाना स्टार्ट किया जिसके अंदर हम हेडर सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, और हेडर सेक्शन के अंदर हमने लिखा टाइटल। पहला कोड है इसलिए आप सिर्फ केयरफुली देखना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना, सुनना और समझना है कि इन टैग का मतलब क्या है, ठीक है। टाइटल में मैं लिख देता हूं फर्स्ट एचटीएमएल पेज, जस्ट एक हेडिंग डाला और लिख दिया फर्स्ट एचटीएमएल पेज, ठीक है। अब इस हेडर सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी सेक्शन, है ना। लास्ट में समझाऊंगा ये सब चल क्या रहा है, पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लें क्योंकि आज कोडिंग वाली क्लास है ना। देन बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया, दैट्स इट। ओके, जो भी ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ना वो प्रिंट होगा, और जो भी ब्लू कलर से दिख रहा है ना आपको अभी स्क्रीन पे, उसे टैग कहा जाएगा। टैग कभी भी प्रिंट नहीं होते, टैग डेटा को ये बताते हैं तुम्हें किधर जाना है। जैसे इस वाले डेटा को ये वाला टैग बता रहा है कि आपको टाइटल में जाना है, ठीक है। इस वाले डेटा को ये वाला टैग ये बता रहा है कि आपको बॉडी सेक्शन में जाना है। इन शॉर्ट, जब मैं इस कोड को रीरन करूंगा तो एक एचटीएमएल पेज डिजाइन होगा जिसके हेडर सेक्शन में टाइटल में क्या प्रिंट हो जाएगा? फर्स्ट एचटीएमएल पेज, और बॉडी सेक्शन में क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी ट्राई दिस, ठीक है। यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं जो हमने सेव किया था। ओके, जस्ट सेकंड, कुछ माइनर सी टाइपो एरर है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। ओके, इट शुड बी स्लैश टाइटल, मैं मिस्टेकनली स्लैश लगाना भूल गया, ठीक है, जिस वजह से डेटा प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैं रीलोड करता हूँ, ये प्रॉपर्ली आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप पे लिखा गया है फर्स्ट एचटीएमएल पेज, और यहाँ पर बॉडी सेक्शन में लिखा गया है हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ तक के सेक्शन में हमने क्या देखा कि एक बेसिक एचटीएमएल का पेज डिजाइन कैसे होता है, जिसमें जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है या एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे टैग कहा जाएगा, जो इसके बाहर लिखा है उसे डेटा कहा जाएगा। डेटा प्रिंट होता है और टैग जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो डेटा को बताते हैं कहाँ जाके प्रिंट होता है, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल सिर्फ हेलो प्रिंट करने के लिए थोड़ी इसको बनाएंगे, इसमें तो बहुत सारी डिजाइनिंग होती है ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टैग। सारे टैग कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म। फॉर्म किस काम आता है? तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने फेसबुक जरूर देखा होगा, ठीक है। फेसबुक पे जब हम जाते हैं तो वो यहाँ पर लॉग इन करने का ऑप्शन देता है, ठीक है।
अभी ये हिंदी में दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे इंग्लिश में दिखाने लग जाएगा, ठीक है। पर हाँ, ये जो पेज दिख रहा है इसे कहा जाता है फॉर्म। हम ये भी डिजाइन करना सीखेंगे। हम यहाँ पर ये कैसे आ रहा है लिखा के, ये फर्स्ट नेम सरनेम ये सब कैसे लिखा के आ रहा है, यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे ओपन हो रही है, ये रेडियो बटन्स कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो इस टाइप का कुछ डिजाइन करने के लिए HTML कैसे यूज किया जाता है मैं वो बताने वाला हूँ। दूसरा, ये पेज HTML से डिजाइंड है, इसकी गारंटी क्या है, तो आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कोड लिखा हुआ दिख रहा होगा जिसमें HTML हेड, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो टाइटल वगैरह भी दिख जाएगा। मतलब मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं एंगुलर ब्रैकेट में और कुछ नॉन एंगुलर ब्रैकेट में। जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे टैग कहा जाएगा, बाहर जो लिखा हुआ है उसे डेटा कहा जाएगा, ठीक है। खैर, हम इन सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं, काफी एडवांस कोड लिखा हुआ है। फेसबुक छोटी मोटी कंपनी है नहीं जो छोटा सा कोड लिखेगी। हम अभी स्मॉल स्केल पे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक दिन हम ये भी बना पाए, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन सी लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर होते जा रहा होगा। Still, if you are having any doubts, you can type your message, ठीक है, in the chat box। मैं वहां से आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक छोटा सा ना तरीका है क्या, कि कई बार अगर आप एग्री और डिसएग्री करते हो तो वो टाइप करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरी आदत है पढ़ाते टाइम फीडबैक लेते रहते हैं, है ना। लाइक मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोल देता हूँ कि समझ में आया, गॉट इट, क्लियर है इतना। तो अगर आपको क्लियर है तो आप 1 टाइप कर देना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स आप 0 टाइप कर देना, क्योंकि 1 और 0 टाइप करना कंफर्टेबली लगता है, एकदम इजी लगता है, ठीक है। तो 1 टाइप करना मतलब आपको समझ में आ गया है, 0 टाइप किया मतलब मुझे रिपीट करना चाहिए वो वाला पॉइंट, ओके। पर हर बात में 0 मत टाइप करते रहना, पूरा अगर रिपीट में पढ़ाते रहा तो ओरिजिनल कब पढ़ाऊंगा, है ना। सो कंफर्टेबली आप 0 या 1 के फॉर्म में आंसर करोगे तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा रीड करने में, चैट में मुझे क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज की, तो इसमें हमने 2 चीजें सीखी कि इसको टाइटल और इसे बॉडी सेक्शन कहा जाता है। हम इसी टाइटल और बॉडी के साथ में कुछ आगे करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की या कोई गड़बड़ की या कुछ भी किया तो ये कोड मिसबिहेव करने लग जाएगा। कैसा मिसबिहेव, मान लो मैंने टाइटल की स्पेलिंग गलत कर दी, है ना, TITL तो लिखा, ई लिखना ही भूल गया, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। अब ये टैग नहीं है, देखो ऐसा कोई टैग होता ही नहीं है। तो अगर सिस्टम को समझ में नहीं आया कि ये कौन से टैग में लिखा है, तो सिस्टम उस डेटा को बॉडी टैग में कहीं भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझो इस बात को। यहाँ प्रिंट हो गया फर्स्ट HTML पेज, फिर हेलो स्टूडेंट्स उसके बाद समझ में आ रहा है। मतलब इस डेटा को हमने बताया टाइटल में प्रिंट होना, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की तो वो बॉडी में प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने गलती की तो क्या होगा, ठीक है। अब हम ओरिजिनल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर डेफिनेटली आपने मल्टीपल वेबसाइट विजिट की होंगी, कुछ न्यूज़पेपर भी होते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या क्या, चलो ठीक है टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं करते। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि आपके यहाँ पर बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, अच्छी चीज है ना, हिंदी मीडियम वाले भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाले काम नहीं है, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, 12 तक मेरा भी हिंदी मीडियम था, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन भास्कर का वेब पेज खोल देते हैं। दैनिक भास्कर सबने नाम सुना होगा, ठीक है। हालांकि आजकल की न्यूज अच्छी नहीं होती है, ओपन करूंगा पता नहीं क्या सामने देते पता नहीं, है ना। बट स्टिल मैं इंदौर का न्यूज़पेपर ओपन कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखो, जो आपको ये वेब पेज दिखाई दे रहा है, इट इज ऑल्सो वेब पेज, है ना, वेबसाइट पे खुल रहा है ना वेब पेज। इसमें जो ये बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है ब्लैक कलर से, बड़ा सा डार्क डार्क कलर का, है ना, इसे कहा जाता है हेडिंग। क्या कहा जाता है, हेडिंग। इस हेडिंग में भी कैटेगरी होती है, चलो यहाँ पर देखो, इस वाली हेडिंग का साइज देखो और इसके नीचे लिखी हुई हेडिंग का साइज देखो और उसके नीचे लिखी हुई हेडिंग का साइज देखो। सारी हेडिंग का साइज अलग अलग है, लेकिन है तो सारे हेडिंग ना। इनकी खासियत होती है, हेडिंग हमेशा सेपरेट लाइन पर होगी, नॉर्मल कंटेंट के साथ मिक्स नहीं होगी। दूसरा, बोल्ड लेटर्स में होगी, नॉर्मल लेटर्स में नहीं होगी, और नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। अगर हमें इस टाइप का कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, जनरेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, पहले इसको नॉर्मलाइज किया जाए कि हमारा HTML पेज है, इस पे हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो रहा था। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करके सेव करके यहाँ रीलोड करोगे तो उसका इम्पैक्ट यहाँ दिखने लग जाएगा। लेट्स सी, अगर हम बात करें यहाँ पर बॉडी सेक्शन की, तो बॉडी सेक्शन के अंदर आकर के मैंने सबसे पहले लिखा H1। व्हाट इज H1? दिस इज कॉल्ड हेडिंग सेक्शन 1, जिसका क्लोजिंग टैग क्या होगा, /H1। आप ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। अगर मैं इतना लिख के सेव करके इसको एग्जीक्यूट करूं, तो जो H1 टैग लिखा है उसके अंदर लिखा हुआ डेटा बोल्ड लेटर्स में होगा, सेपरेट लाइन पर होगा, है ना, काफी बड़ा सा दिखाई देगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ध्यान से देखो, ओके। सो दिस इज अ हेडिंग, ओके, जो दिख रहा है ना ये हेडिंग 1, ओके।
इस वाले फॉन्ट में और इस वाले फॉन्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग है। तो जब भी हमें हेडिंग लिखना होगा तो हम H1 टैग का यूज करेंगे। अगर हम नॉर्मल डेटा की बात करें तो ध्यान से देखो, मैंने 2 बार लिखा हेलो स्टूडेंट्स, है ना। आपको समझाने के लिए नंबर भी डाल देता हूँ, हेलो स्टूडेंट 1, हेलो स्टूडेंट 2। सेव किया, रीलोड किया, तो देखो ये दोनों सेम लाइन पे आ, जबकि मैंने यहाँ अलग अलग लाइन पे लिखा। सिस्टम बोलता है आपका कोड अलग अलग लाइन लिखने से यहाँ पर कोई लाइन चेंज नहीं होगी। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हो तो आपको BR, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक रो, ये वाला टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये टैग लगाऊं तो आप ध्यान से देखो लाइन चेंज होगी, है ना। मतलब ये काइंड ऑफ एंटर बटन जैसा एक्ट कर रहा है। लेकिन ये टैग मुझे हेडिंग वाले सेक्शंस में नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हेडिंग की क्या खासियत होती है कि जितनी भी हेडिंग होगी सारी सेपरेट लाइन पर प्रिंट होंगी। मैं आप ही के सामने इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर चुका हूं। आप ध्यान से देखो, जितनी बार ये प्रिंट होगा हर बार सेपरेट लाइन पर प्रिंट होगा। क्या मुझे इनमें कोई BR लगाना पड़ रहा है? नहीं। तो वापस से चलते हैं अपन इसी एग्जाम्पल पे, कि जो हेडिंग होती है वो बोल्ड लेटर्स में होती है, थोड़ी फॉन्ट से बड़ी साइज की होती है और सेपरेट लाइन पर होती है। ठीक है, जो कि सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। लेकिन जो ये हेडिंग है ये सेम साइज की थोड़ी होती है, अलग अलग साइज की होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, लाइक H2, H3, H4, H5 और H6। जैसे जैसे H का नंबर बढ़ता जाएगा फॉन्ट का साइज घटता जाएगा। आई रिपीट, H का नंबर बढ़ता जाएगा, फॉन्ट का साइज घटता जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो सबसे बड़ा होगा, ये कंपैरेटिवली छोटा होगा। पिक्सल की टर्म में बात की जाए तो 4 पिक्सल साइज छोटा होगा, है ना। देन जो वर्ड पैड यूज करते हो ना, मान लो अगर ये 50 साइज का है तो ये 46 साइज का होगा, ये 42 साइज का होगा, ऐसे, है ना। ये 50 साइज का नहीं होता है ना। स्क्रीन रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, लाइक आई एम हैविंग अ फुल एचडी स्क्रीन, ठीक है, तो उस वाली स्क्रीन पे ये 72 पिक्सल साइज का होगा। अगर आप HD मॉनिटर यूज कर रहे हो तो उस पर ये 36 पिक्सल साइज का होगा। ठीक है, यार फॉन्ट साइज डजेंट मैटर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा। H2 H1 से छोटा होगा, H3 H2 से छोटा होगा, 4 पिक्सल साइज। देन ये वाला इससे छोटा होगा, 5 वाला 4 से, 6 वाला 5 से। हम इसको सेव करके एक बार रीलोड करते हैं, देखो बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम। फॉन्ट बोल्ड लेटर्स में है, सेपरेट लाइन पर है ना, मतलब थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, पर ये सब जो दिख रहा है इनमें फॉन्ट साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, बेटर रहेगा अगर हम इनके मैसेजेस में भी 2 3 4 5 लिखते हैं, तो ये समझना या याद रखना आसान हो जाएगा कि जैसे जैसे फॉन्ट साइज बढ़ते, सॉरी, जैसे जैसे एच का नंबर बढ़ते जा रहा है फॉन्ट का साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि हेडिंग होता क्या है। सो हम एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाएं कि अगर ये H1 में लिखा है ना, या फिर ये अगर H2 में लिखा है तो ये H3 में लिखा होगा, क्योंकि इससे छोटा फॉन्ट साइज है। ये वाला फॉन्ट साइज क्योंकि इससे छोटा है, तो मैं इसको अगर H2 मानूं तो इसको H3 मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ इमेजिन करो। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। और भी फॉन्ट साइज दिखेंगे आपको। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में कुछ डेटा दिख रहा है आपको, ये कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है ना। ये जो डेटा है उसमें लाइन चेंज नहीं हुई है, पर बोल्ड लेटर्स में है। हम ये भी लिखना सीखेंगे। यहाँ से ये 1946 से लेकर के ये जो लिखा हुआ है ये पूरा बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, लेकिन ये सेपरेट लाइन पर नहीं है, मतलब इसको हेडिंग नहीं मानेंगे, हेडिंग जो सेपरेट लाइन पर होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल कोई डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, नाइक सर, अगर चैट बॉक्स डिसेबल किया हुआ होगा तो प्लीज इनेबल कर दीजिएगा। यस सर। ओके सर, थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। ओके, अच्छा अगेन थ्योरी थोड़ी सी याद रखना, कौन सी वाली, 0 और 1 वाली। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 1 टाइप करना है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट 0 टाइप करना है, सो दैट आई कैन आस्क यू कौन से वाले सेक्शन में समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक, बढ़िया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं, दैट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, अभी टाइप मत करो, है ना, अभी अगला जब पढ़ाऊंगा तब बताना। ठीक है, अभी तक वाला तो बहुत ईजी था। ठीक है, HTML के नोट्स की PDF मिल सकती है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। एक छोटी सी चीज सुनो, आपको एक वेबसाइट बताता हूँ उसको पढ़ने के लिए, है ना, w3schools.com। अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर लोगे तो उसके बाद इस वेबसाइट को पढ़ना आ जाएगा, आपको कैसे रीड करना है, हालांकि नहीं भी करते हो तो भी पढ़ना आ जाएगा स्टिल। एक सेकेंड, विच वर्जन ऑफ नोटपैड प्लस प्लस सजेस्टेड, एनी वर्जन यू कैन यूज। ठीक है, पर हाँ ये W3 स्कूल्स वेबसाइट दिख रही है आपको, W3 स्कूल्स। ठीक है, इस पे जाकर के आप HTML ट्यूटोरियल पे क्लिक करो। HTML ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर पेज खुलता हुआ दिखेगा, जिसमें जो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वही दिख रहा है। क्या कि यहाँ पर आपको कुछ तो दिख रहा होगा,
देखो यहाँ पर दिख रहा है कि पेज टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पर जो H1 है वो हेडिंग है। अभी ये पढ़ाया नहीं है पर पढ़ाने वाला हूँ कि ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी आज की क्लास में कंटेंट कवर अप करने वाला हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। आप एक बार मुझसे पढ़ लोगे तो आपको ये खुद से पढ़ना आ जाएगा और उसके बाद आप खुद का वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि आपको ये रन करके देखना है तो ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करो। यहाँ पर बता देगा ये आपका कोड है, ये उसका आउटपुट है। लेट सपोज इसी आउटपुट में मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर H1 की जगह H2 लगाया, क्लोजिंग टैग भी H2 लगाया और रन किया। आप ध्यान से देखो फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गया है, मतलब हम इसी का आउटपुट यहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ बेटा, एक्चुअल में आईएसटी का एक यूट्यूब चैनल है जो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहां पर चले जाना। सारी रिकॉर्डिंग्स हम बाय द टाइम वहां अपलोड कर देंगे जितनी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। देन उसके बाद जो आपका वीडियो रहेगा वहां पर अवेलेबल रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप वीडियोस देख करके भी एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन है, VS कोड बेटर है क्या HTML के लिए? हो सकता है, बट मैं पर्सनली VS कोड रिकमेंड नहीं करता क्योंकि VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए 400-500 MB का स्पेस लगेगा और नोटपैड प्लस प्लस के लिए 5 MB का स्पेस लगेगा। तो क्यों 100 गुना मेमोरी बर्बाद करना अपने कंप्यूटर की? ठीक है, सो आप यूज कर सकते हो बट नॉट रिकमेंडेड ये। ठीक है, चलो ठीक। एक ने पूछा है कितने हेडिंग लगा सकते हैं? डजेंट मैटर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में कितनी हेडिंग्स हो सकती है, कितनी न्यूज हो सकती है, इनका कोई काउंट थोड़ी होता है। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन जितना हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक। अब बाकी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी देर बात करता हूँ, अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। अगर हम बात करें इन हेडिंग्स की तो हेडिंग के बाद एक टर्म और आती है पैराग्राफ। अगेन समझाने के लिए मैं वापस से वही मेरी फेवरेट वेबसाइट जो एग्जाम्पल बन गई अभी भास्कर पे चले आता हूँ। ठीक है, जिसके ई पेपर को अपन ओपन करते हैं और इंदौर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मैं इंदौर का हूं, है ना। सो ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसमें ना देखते हुए इसमें समझते हैं जो थोड़ी सी अलग न्यूज दिख रही हो। वेट अ सेकेंड। चलो, इस पेज पे ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसमें मैं आपको पैराग्राफ रिप्रेजेंट कर पाऊं। ये कुछ पढ़े लिखे लोग, शायद तुम में से भी किसी का फोटो हो इधर। ओके, ध्यान से देखो बेटा, यहां से यहां तक का जो डेटा है, यहां से यहां तक का इज कॉल्ड वन पैराग्राफ। यहां से यहां तक का डेटा इज कॉल्ड सेकंड पैराग्राफ। यहां से यहां तक का डेटा इज कॉल्ड थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ अगर हमें कोड के थ्रू जनरेट करना हो, ओके जस्ट अ सेकेंड। एक ने पूछा है कोड कॉपी किया है ब्राउजर में कैसे रन हुआ? नहीं बेटा, कोड कॉपी नहीं किया है, कोड यहाँ टाइप किया, इसको सेव किया। सेव कहाँ किया? डेस्कटॉप पे। जब सेव किया तो क्या किया? पेज के नाम के साथ डॉट HTML लिख दिया। ठीक है, एक बार रिपीट में सुन लो। एक नया पेज बनाया, किस टाइप का? जिसपे इस टाइप का कोड लिखा, है ना, यहाँ पर ऐसा कोड लिखा, इसे सेव किया डेस्कटॉप पे, फाइल का नाम डॉट HTML लिखा, तो ये अपने आप एक ब्राउजर के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आई बात? मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आपको ये सामने दिख जाएगा। गॉट इट? सो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है HTML को रन करने का, एंड डोंट वरी, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह कैसे करना है HTML में, थोड़ा सा वेट करो बेटा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी जो फ्लो पढ़ाना जरूरी है पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें H1 की, है ना, चलो ठीक है H1 छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें P टैग की तो P इज कॉल्ड पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग बेटा? पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो पैराग्राफ की खासियत ये नॉर्मल फॉन्ट साइज में ही होगा। ठीक है, लेकिन इसकी लाइनें अलग अलग होगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ या पैरा 1। ठीक है, देन इसी को मैं 2 बार या 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज पैरा 2, दिस इज पैरा 3। आप नोटिस करो मैंने कहीं पर भी BR टैग नहीं लगाया है, दिख रहा होगा कहीं पर भी BR टैग नहीं लगाया है। लेकिन अगर मैं इसको सेव करके इधर रीलोड करूं तो आप नोटिस करना सारे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 अलग अलग लाइन पे है। ना तो ये बोल्ड लेटर्स में, ठीक है, ना ही कुछ स्पेशल खासियत दिख रही है इनकी, पर ये सेपरेट लाइन पर है क्योंकि पैराग्राफ कैसे होते हैं? अलग अलग लाइन से स्टार्ट होते हैं ना। इसमें आप कितना भी कंटेंट लिख सकते हो, आपकी इच्छा, पर यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा और इसके बाद वाले में जो लिखा रहेगा उनकी लाइनें अलग अलग। गॉट इट? सो
लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। यहाँ पर हमने हेडिंग पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जिसे फॉन्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सर फॉन्ट क्या होता है? बड़ा सिंपल सा आंसर, फॉन्ट क्या होता है का क्या, देखो जो भी लिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड फॉन्ट्स डेटा, है ना। अगर हम H1 या P को फॉलो कर रहे हैं तो ये अपने नियम कायदे कानून फॉलो करवा रहा है। ये बोल रहा है कि तुम P लिखोगे तो मैं तो ऐसे ही मानूंगा, तुम H1 लिखोगे मैं तो ऐसे ही मानूंगा। अब मान लो मुझे डेटा बोल्ड लेटर्स में तो चाहिए, लेकिन फॉन्ट साइज मुझे डिसाइड करना है, फॉन्ट का कलर मुझे डिसाइड करना है, मल्टीपल चीजें मुझे डिसाइड करना है। तो ऐसा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर लिखा एक टैग, जिसका नाम क्या कर दिया, फॉन्ट, और इसका क्लोजिंग टैग क्या होगा बेटा, फॉन्ट स्लैश फॉन्ट। मैं यहाँ पर दो लाइनें लिख रहा हूँ, है ना। लेट्स से दिस टेक्स्ट इज इनसाइड द फॉन्ट टैग, ओके। सेम का सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं दिस दिस टेक्स्ट इज आउटसाइड दी फॉन्ट टैग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सा लिखा हुआ है, ओके। अभी इसको रन करते हैं, एक दिक्कत होगी क्योंकि BR टैग कहीं पर भी नहीं लगाया, तो लास्ट वाली लाइन को देखना क्या हो रहा है। दिस टेक्स्ट इज इनसाइड दी फॉन्ट टैग, दिस टेक्स्ट आउटसाइड दी फॉन्ट टैग, हेलो स्टूडेंट्स वन, सारा एक साथ प्रिंट हो गया। मतलब मजा नहीं आ रहा है ना यार, ऐसा कोई अच्छा थोड़ी लगता है कोड लिखा हुआ। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये साफ सुथरा दिखाई दे, क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखाई दे, इसके लिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी लाइन को कंप्लीट करो, तो उस कंप्लीशन के टाइम पे इसके साथ कौन सा टैग लगा दो, BR। आप एंटर मार के लिखोगे तो भी चलेगा, बिना एंटर मारे लिखोगे तो भी चलेगा, अंदर लिखोगे तो भी चलेगा, इसको इस फॉन्ट के बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका काम होता है लाइन चेंज करना, ठीक है। सो हम इस BR को सबके साथ लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, ओके। सो जस्ट अ सेकंड। अच्छा, जिस स्टाइल में मैं कोड कर रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा टैब वगैरह दे करके, थोड़ा स्पेस दे करके, आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है। ये कुछ कोडिंग कन्वेंशन होते हैं, काफी आगे होते हैं, मतलब इन तक जाने की अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ठीक, हमने यहाँ पर BR वगैरह लगा दिया है। यहाँ रीलोड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो प्रॉपर दिख रहा है, ये इनसाइड वाला है, ये आउटसाइड वाला है, और ये हेलो स्टूडेंट जो पहला मैसेज लिखा था ये वही लिखा हुआ है, ओके। सो ध्यान से सुनो, अब इस टेक्स्ट पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशन सिर्फ इसी टेक्स्ट पे होगा, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट टैग ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट के साइज। कैसे लिखेंगे, फॉन्ट साइज, ठीक है। इसके आगे मैंने इज इक्वल टू करके लिख दिया 6, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉन्ट से तकरीबन 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल फॉन्ट साइज में, ठीक है। ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं। कुछ ऐसा इमेजिन करो, एक रेफरेंस नंबर पकड़ो 12, हालांकि वो 12 नहीं होता, 12 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन आया है। BR को क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो HTML कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ बताना पड़ता है, क्योंकि उसके बीच में कुछ डेटा आने वाला है। हेडर कहाँ ओपन और क्लोज हुआ बताना पड़ता है। टाइटल के अंदर क्या प्रिंट करना है उसको बताना पड़ता है। लाइन चेंज करने को क्या बताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। भाई BR टैग का काम है लाइन खत्म करना, इसके बाद उसका कोई क्लोजिंग टैग सेंस ही नहीं क्रिएट करता। तो BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। हमें रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप कोई ऐसा टैग यूज कर रहे हो जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो आप उसके साथ स्लैश लगा दो, तो इससे याद रखना आसान होगा कि यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है ना। ऐसा लिखना रिकमेंड किया जाता है, नॉट कंपल्सरी, रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ओके। चलो ठीक, आप ध्यान से देखो, एक रेफरेंस नंबर पकड़ो 12, ठीक है। कौन सा नंबर पकड़ो, 12, ठीक है। जैसे ही हमने लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12, तो आप ध्यान से देखो फॉन्ट जो लिखा है वो थोड़ा सा ना ब्लू कलर टाइप का दिख रहा है, ओके। जबकि जो साइज दिख रहा है वो रेड कलर का दिख रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे कहा जाता है टैग। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, टैग। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट। दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी, फॉन्ट की प्रॉपर्टी। फॉन्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, एट्रीब्यूट का कोई क्लोजिंग नहीं होता। हम फॉन्ट की साइज कितनी सेट कर रहे हैं, 6। आप रेफरेंस नंबर पकड़ो 12, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, जो साइज आएगा वो आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ 7 लिखा होता तो और बड़ा साइज आता। हालांकि 12 एग्जैक्टली नहीं होता, 12.78 समथिंग कुछ होता है। एग्जैक्ट नंबर डजंट मैटर, मैं तो 12 याद रखता हूँ, काम भी हो जाता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ लिखा है फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप सुनो। अगर हम बात करें फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 6 की, तो इस वाले फॉन्ट का साइज 6 होगा, बाकी पूरी दुनिया का जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार देखो कितना बड़ा फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं H1 से मैच कर गया वो, देखो, ओके। क्योंकि अगर आप 6 में 12.7 का मल्टीप्लाई करो, तो डेफिनेटली वो 72 को क्रॉस कर जाएगा, और ये 72 के आसपास था,
ये 72 को क्रॉस कर गया, तो दिस फॉन्ट इज मच बिगर देन दिस फॉन्ट। क्लियर? अगर मैं 5 करूंगा तो अचानक से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। देखो कितना छोटा हो गया। ठीक है, चलो ठीक, वापस आए हैं। चलो मल्टीपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे बीच बीच में आते हुए, वेट करो, लास्ट में आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी हाँ, आपको बीच बीच में आंसर्स मिल रहे होंगे दूसरे फैकल्टी से। मेरे आंसर्स जो अगर टेक्निकल क्वेश्चन तो उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है आपको। ओके, चलो ठीक, वापस से आते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। खैर, मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ये जो दिस टेक्स्ट इनसाइड द फॉन्ट टैग लिखा है वो थोड़ा अलग दिखने लग गया है मुझे। क्लियर है? चलो ठीक। अब यहाँ पर जो ये फॉन्ट साइज है ना बेटा, ये जनरली पॉइंट्स में होती है, पिक्सल्स में नहीं होती। अगर इसको पिक्सल में कन्वर्ट करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, पिक्सल। ठीक है, और पिक्सल क्या होते हैं? जैसे 72 पिक्सल इज ऑलमोस्ट लाइक 6 फॉन्ट साइज, है ना। ये जो पिक्सल है ये HTML में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होते। इसके लिए हमें एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं ही पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम रहेगा CSS, फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी हेल्प से HTML को और बेटर बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटर बनाएंगे ना, पहले बेसिक तो पढ़ ले। ठीक है, खैर अभी मैंने लिखा फॉन्ट साइज इक्वल टू 6। आई होप ये सबको समझ में आ गया। इसके बाद ना तो कोई कॉमा लगाना, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना, जस्ट एक स्पेस दे, सिर्फ एक स्पेस, और यहाँ लिख दो कलर। ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स में, ठीक है, रेड। तो बताओ मैं क्या चाह रहा हूँ, फॉन्ट का कलर कैसा हो जाए? रेड। ध्यान से पढ़ो बेटा, फॉन्ट एक टैग है, पहला एट्रीब्यूट कौन है? साइज, जो बता रहा है फॉन्ट की साइज कितनी होगी। दूसरा एट्रीब्यूट कौन है बेटा? कलर, जो बता रहा है फॉन्ट का कलर कैसा होगा। आप ध्यान से देखो, पूरे पेज में सिर्फ एक ही फॉन्ट का कलर रेड दिखेगा, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। ठीक है, तो फॉन्ट कलर कैसे सेट हुआ, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे क्या काम कर रहा है। ओके ओके, वापस से आते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर के अंदर जो ये रेड लिखा है, तो आप रेड की जगह ब्लू लिख सकते हो, ग्रीन लिख सकते हो, या कोई भी आपका फेवरेट कलर, कोई लड़की अटेंड कर रही हो तो पिंक लिख सकते हो। मतलब जो जो कलर अच्छे लग रहे हो आपको, वो आप सारे ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमा यहाँ पर मत लगाना, डैश मत लगाना, कुछ मत लगाना, जस्ट एक स्पेस देना। डन, कोई सेमी कॉलन नहीं, कोई कॉलन नहीं, जस्ट एक स्पेस। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा बताओ, ये जो कलर है, ये जो कलर, इनके नाम तो लिमिटेड होंगे ना। ठीक है, स्पेशली लड़कों को तो कलर वैसे भी समझ में नहीं आते। ठीक है, लड़कों के हिसाब से 3-4 कलर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। प्रिंटर, अगर कलर प्रिंटर देखा हो तो कलर प्रिंटर को भी 3 ही समझ में आते हैं, क्योंकि वो भी एक लड़के नहीं बनाया था। ठीक है, उसमें 3 ही कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, खत्म, है ना। बाकी सारे कलर इनसे फॉर्म हो जाते हैं। हम नाम याद नहीं रखते, हम काम याद रखते हैं। ठीक है, तो लड़कों को सिर्फ 3 कलर याद है, लड़कियों का दिमाग बहुत ब्रॉड होता है, वो कलर्स याद रख लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ टाइम पहले तक, 4 साल पहले करीब तक, मुझे भी 3 ही कलर पता थे। 4 साल पहले मेरी शादी हो गई, अब मैं 16.7 बिलियन कलर जानता हूँ। कैसे जानता हूँ वो तुम भी जानो, क्या पता तुमको फ्यूचर में काम आ जाए तुम्हारी शादी के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं हैश। क्या लगाते हैं बेटा? हैश। हैश के साथ हम क्रिएट करेंगे कलर कोड। क्या क्रिएट करेंगे बेटा? कलर कोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं 00 00 00। लड़कों के हिसाब से कितने कलर बेटा? 3, रेड ग्रीन ब्लू। शुरुआत के 2 डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे रेड को, फिर ग्रीन को, फिर ब्लू को। अभी मैंने सबको 0 कर दिया, मतलब सबकी बत्ती बंद। अगर सबकी बत्ती बंद तो ब्लैक कलर चलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सबको फुल कर दूं, ये हेक्साडेसिमल होता है, तो फुल का मतलब F। ठीक है, शायद आपको नहीं पता हो हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो मैं आपको जनरल भाषा में बताता हूँ। अपनी गिनती 1 से 10 तक, सॉरी 0 से 9 तक होती है ना। इनकी 0 से 15 तक होती है। तो 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 एक डिजिट में आ नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं ए, है ना। समझो इसको, 10 को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए से। 11 12 13 14 15। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। 6 और 10 16। ध्यान से देखो, 0 से 15 16 डिजिट हो गए, है ना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल क्या होता है ना। अगर हम इन पर्टिकुलर को देखें तो हेक्साडेसिमल में कुछ वैल्यूज होती है। हेक्साडेसिमल में कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज 0 से 9 तक तो वैसी होती हैं जैसी आप मैथ्स में पढ़ते हो। यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 10 को ए कहा जाता है, 11 को बी, 12 को सी, एंड ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, अभी इसको डिलीट करना पड़ेगा, HTML का पार्ट नहीं है ये। बट बातों को ध्यान से सुनो, क्या कि अगर हम यहाँ पर सारे 0 लिख रहे हैं तो सारे कलर्स की इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0। लेकिन अगर मैं सबको 10 कर दूं,
तो आपको लगेगा दिमाग दिमाग में बहुत सारा कलर हो गया, मतलब सबकी ब्राइटनेस फुल करती, नहीं बेटा, फुल करने के लिए सबसे बड़ी कलर वैल्यू उठानी पड़ेगी 15, और 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, डबल एफ डबल एफ डबल एफ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया व्हाइट, सॉरी रेड कलरफुल, ग्रीन कलरफुल और ब्लू कलरफुल। सबसे बड़ा वैल्यू जो दिखा अपन ने जीरो, ये मतलब एफ 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 एफ, मतलब सारे कलर्स की इंटेंसिटी फुल कर दो तो सबसे ब्राइटेस्ट कलर प्रोड्यूस होगा। सबसे ब्राइटेस्ट कलर होता है व्हाइट, ठीक है। आप ध्यान से देखो वो फॉन्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली बैकग्राउंड कलर, ये लास्ट के इनको इग्नोर करना है ना, ये लिखा गया है ना, यहाँ पर फॉन्ट लिखा था वो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है बेटा, देखो ये यहाँ ये लिखा, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, फॉन्ट का कलर भी व्हाइट हो गया तो दिखना बंद हो गया, ठीक है। अब सुनना, आप सबको समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, खाली सुनते जाओ। अगर मैं ये कोड लिखूं, इसका मतलब है रेड की इंटेंसिटी फुल कर दो, ग्रीन और ब्लू खत्म कर दो, तो फॉन्ट कलर बन जाएगा रेड, रेड इज फुल, बाकी सारे जीरो, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर, ऐसा लिख दो, तो ये बन जाएगा ग्रीन कलर, कौन सा कलर, ग्रीन, एज यू कैन सी, ओके। लास्ट में कौन सा था बेटा, ब्लू, देखो यहाँ पे मैंने लास्ट वाले को फुल कर दिया, नाउ एज यू कैन सी इट इज, ठीक है। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने रेड और ब्लू को कंबाइन कर दिया, ठीक है, रेड और ब्लू को कंबाइन कर दिया, तो आप ध्यान से देखो, कुछ वॉयलेट कलर टाइप या जो भी, लड़कियों को पता होगा इसका नाम, कुछ तो नाम होता है ना, लड़कों को नहीं समझ में आएगा, ये कलर है ना, जो ब्लू जैसा दिख रहा है, हम पर्पल वॉयलेट कुछ भी बोलते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता कलर से, ओके। अगर हम बात करें इस कलर, ठीक है, जो सामने दिख रहा है डबल जीरो के साथ 4 बार है, तो रेड जीरो है, ग्रीन और ब्लू फुल है। इसको सेव करके अगर रीलोड करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अजीब सा कलर दिख रहा है, दिस इज नॉट अजीब सा कलर, इसका नाम है एक्वा या सियान, ठीक है, इसको एक्वा या सियान कलर कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आपको कलर कोड समझ में आ गए, जो बता रहा हूँ, अगर आपको कलर कोड समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कलर कोड समझ में नहीं आए तो कलर के नाम याद रखें, ठीक है। चलो एक ने पूछा है कि ये बन कैसे रहे, चलो ठीक है, उसके लिए मैं कंफ्यूज ही कर रहा था आपको, आप ध्यान से देखो, ठीक है। एक ने फिरोजी नाम दिया है, फिरोजी से थोड़ा सा अलग है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप एचटीएमएल के इस वाले टैग पे आओगे तो यहाँ पर आपको एक डेटा मिलेगा एचटीएमएल कलर्स, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। कलर्स में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कलर के कुछ नेम होते हैं, जैसे ये वाला कलर टोमेटो कलर होता है, लड़कों के हिसाब से ये ऑरेंज होता है ना, ये ऑरेंज है, मेरे को पीला दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ तो कलर है जो मेरे हिसाब से ब्लू है, लेकिन इसके हिसाब से डॉजर ब्लू है। वारम टू क्या होता है ये मैंने अपने हाइब्रिड सीरीज में अच्छे से समझाई हुई, ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई, सेकंड किसी का माइक तो आप टेंशन ऑन रह मत गया लीजिए। है, अगर आप इस thing को ओके, चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक माइक गलती से ऑन रह गया था, ओके, कोई इशू नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। यहाँ पर मल्टीपल नाम, और मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ कि HTML 140 स्टैंडर्ड कलर नेम सपोर्ट करता है, हालांकि 140 नाम है, 140 कलर्स नहीं है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आप हर कलर को पकड़ो, जैसे इस ब्लू कलर को पकड़ो, मैं जूम इन कर देता हूँ, तो इस ब्लू कलर का कलर कोड क्या है, हैश डबल जीरो डबल जीरो डबल एफ, मतलब रेड जीरो, शुरुआत के 2 रेड के, बाद के 2 ग्रीन के, बाद के 2 ब्लू के, तो रेड जीरो, ग्रीन जीरो, ब्लू फुल, तो ये ब्लू कलर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें एक और कलर की, तो जिसका नाम है एक्वा, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले दिखाया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक्वा कलर है, इसका एक और नाम होता है सियान। आप कलर कोड याद कर लो, कौन सा, डबल जीरो 4 बार है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आप ध्यान से देखो, ये सियान कलर दिखा रहा है, डबल जीरो 4 बार है, ठीक है। सेम ही कोड है बेटा, है ना। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक वैल्यू होती है जिसे हेक्साडेसिमल वैल्यू कहा जाता है। अगर आप हेक्साडेसिमल को जानते हो तो आपको ये टॉपिक ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, और अगर आप हेक्साडेसिमल को नहीं जानते हो तो एक क्लास में हेक्साडेसिमल पढ़ाते हुए एचटीएमएल पढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इफ यू वांट, हम हेक्साडेसिमल के ऊपर अलग से एक क्लास रख सकते हैं, या अलग से एक सेशन रख सकते हैं, या फिर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि हेक्साडेसिमल कैलकुलेट कैसे होता है, ओके। सो सिंपल शब्दों में कुछ वैल्यूज है, ठीक है। मतलब आप एक छोटा सा इमेजिनेशन करो, कौन सा इमेजिनेशन, यहाँ पर जो हम कोड पढ़ रहे हैं ये वाला, इसमें कितने पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं। ये हुआ ब्लैक कलर, इसमें 1 कर दें तो ये अगला कलर, यहाँ 2 कर दें तो ये अगला कलर, ठीक है। देन यहाँ पर 3 कर दें तो ये अगला कलर, 4 5 6 7 8 9, अब 10 तो आ नहीं सकता, तो A B C D E, कुछ समझ में आ रहा है, चलो ठीक।
ये ऑलमोस्ट ब्लैक है लेकिन इसमें ई लिखा हुआ है तो कुछ तो दिख रहा होगा, मतलब ई करके कुछ लिखा हुआ है तो ओके। तो ये हल्का सा ब्लू टोन पे जाना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होगा, ये हल्का सा ब्लूइश होगा, ठीक है। आप इसको इसके नीचे वाले फॉन्ट से कलर करोगे और अगर आपकी स्क्रीन इतना आरजीबी को सपोर्ट करती है, मतलब उसका जो बोलते हैं ना कलर कोड होता है, ठीक है, उसको अगर अच्छे से सपोर्ट करती है तो आपको दिखेगा कि ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, इसमें कुछ मिक्सचर, ठीक है, अगर हम इसको देखें, ओके। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे कॉम्बिनेशन जो ये सामने दिख रहे हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन की, तो सोचो ना, यहाँ पर 0 से लेकर एफ तक 15 कैरेक्टर बन सकते हैं, यहाँ 0 से लेकर एफ तक 15, यहाँ 0 से लेके एफ तक 15, मतलब सोचो कितने सारे कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप उनको ऑन पेपर कैलकुलेट करने बैठोगे तो 16.7 मिलियन कलर्स बनते हैं। अब अगेन लड़के को याद थोड़ी रखते हैं ना कलर्स वगैरह, वो रैंडम 2-4 नंबर इधर उधर छेपे इधर उधर, लेट्स यहाँ बीच में 3 बार एफ लिख दिया, कोई तो कलर बनेगा, मेरे को नहीं पता क्या बनेगा पर कुछ तो बनेगा। वो ऐसे ट्राई करके देख लेंगे, ये ग्रीनिश दिख रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो एक एफ इधर भी लगा दिया है ना, तो हमने सेव किया, इसको रीलोड किया, डेफिनेटली कुछ नया कलर बन गया है ना। ये एग्जैक्टली एक्वा कलर नहीं है, थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, जिसमें ग्रीन का टेक्सचर थोड़ा ज्यादा है, ब्लू का कम है, ओके। सो अगर हम समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो भी दिख रहा हो, ये जो है फॉन्ट कलर जनरेट हो रहा है, नथिंग एल्स, ओके। सो आई थिंक कलर वर्ड समझ में आ गया, ये कलर कैसे काम करता है। अगर आपको कलर कोड अच्छा लग रहा हो तो कलर कोड फॉलो करो, कलर नेम अच्छा लग रहा है तो कलर नेम फॉलो करो, जैसे मैं यहाँ पर रैंडम कुछ तो भी लिख रहा हूँ वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा, जो अभी मैं वेबसाइट यूज करके आपको दिखा रहा था, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल करते 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 कहीं तो पहुंचोगे, ठीक है। चलो इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कलर वैल्यूज पे आ जाते हैं, यहाँ ये कलर वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको ये सारे कलर में से कोई भी कलर अच्छा लग रहा है तो देखो उसके ऊपर उसका कोड लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि आप तुक्का मार के बना सकते हो इसको। अदरवाइज इसके नीचे ऑप्शन देखो, कलर मिक्सर और कलर पिकर करके ऑप्शन है, कोई भी रैंडम कलर भी पिक कर लो, जैसे ये मरून कलर दिख रहा है, कलर मिक्सर या कलर पिकर पे क्लिक करो, एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप यहाँ से कलर पिक करके उसका कोड यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ये बता रहा है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें रेड 128 लेवल पे, ग्रीन और ब्लू कैसे हैं 0 0 पे, ठीक है। चलो ठीक, तो यहाँ से मैं इस कलर को पिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो ये वाला कलर इसमें बता रहा है कि रेड की इंटेंसिटी कितनी है, ब्लू की कितनी है, और ग्रीन इसमें 0 है, और ये वाला कलर दिख रहा है। खैर अच्छा लग रहा है ये कलर, तो इसलिए मैं इस फॉन्ट को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, ओके। और ये वाला फॉन्ट उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो मैंने हैश के साथ कौन सा वाला फॉन्ट उठा के पेस्ट कर दिया, जो मैंने इंटरनेट से उठाया, ठीक है। सो आपको जो कलर अच्छा लगे आप पिक करके यहाँ सेट करो, आपका फॉन्ट उस कलर का दिखने लग जाएगा। आई होप बेसिक समझ में आया होगा कैसे कलर सेट कर सकते हैं या कैसे कलर होता है एक फॉन्ट के ऊपर। क्लियर बेटा इतना सभी को, जल्दी बोलो। खैर मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर ओके खैर बीच बीच में फैकल्टीज के आंसर्स भी देख रहे हैं, सो इफ इन केस कुछ डाउट्स लगते हैं तो आई विल हैंडल दिस, ठीक है। चलो खैर मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ा जाए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो ये जो फॉन्ट दिख रहा है अभी ना बहुत दुबला पतला सा दिख रहा है, इसको खिलाते पिलाते, मतलब इसको बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बोल्ड लेटर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इसके पहले आकर के एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है और लिखना है P, ठीक है। और जहां पर ये बोल्ड खत्म करना है वहां पर इधर एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और लिखना है /B, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या लिख दिया B, तो इसके बीच में लिखा हुआ टैग बोल्ड कैटेगरी में हो जाएगा, सॉरी टैग नहीं डेटा बोल्ड कैटेगरी में हो जाएगा। आप इस फॉन्ट को देखते रहो, मैं रीलोड कर रहा हूं। आ गया। एक ने पूछा बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, 5 मिनट रुक जाओ बेटा, फॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज खत्म होते ही सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करना सिखाऊंगा, ओके। खैर यहाँ पर लिखा है दिस टेक्स्ट इज इनसाइड फॉन्ट टैग, और इसका देखो बोल्ड बोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ओके। चलो ठीक, इटैलिक के लिए कोई गैस करेगा आप में से, बताओ बोल्ड के लिए B तो इटैलिक के लिए क्या, गैस करो देखो मल्टीपल लोगों ने आंसर कर दिया, इटैलिक के लिए I होना चाहिए। लेट मी ट्राई दिस, ध्यान से देखो, इस बोल्ड के पहले मैंने लिखा I और यहाँ पर आकर के B के बाद लिख दिया /I। देखो बेटा यहाँ स्टैक का रूल फॉलो करना है, स्टैक का रूल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझो। पहले I लिखा फिर B लिखा, तो पहले B को क्लोज करेंगे फिर I को, उल्टा मत कर देना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। एक ने आगे का भी बता दिया, U आएगा अंडरलाइन के लिए, ठीक है। चलो क्या, यहाँ पर I जो है वो इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर रीलोड कर रहा हूँ, इन फॉन्ट पे आप फोकस करो, मैं रीलोड कर रहा हूँ, जैसे ही रीलोड किया देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, सो दिस इज इटैलिक। अगर मैं इसके पहले एक U लगा दूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है, ठीक है। खैर इतना दिमाग आप ही लोगों ने लगा लिया तो अब आगे बोलने की जरूरत नहीं बची, आप देख सकते हो यहाँ पर अंडरलाइन हो चुका है। अब एक मजे की चीज सुनो, कौन सी मजे की चीज,
मैंने यहाँ पर यू वाला टैग लगाया, आई लगाया, बी लगाया, इन तीनों को ओपन किया, क्लोज करते टाइम सिर्फ बी को क्लोज किया, आई को क्लोज किया, गलती से यू को भूल गया, गलती से, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि इसके बाद जितना फॉन्ट हमारे पेज पे आने वाला है वो पूरा अंडरलाइन टैग के अंडर आ जाएगा, क्योंकि इसको क्लोज नहीं किया ना, बेचारे को बताया नहीं तुझे कब खत्म होना है, तो ये चलता रहेगा। इसका नुकसान होगा अगले फॉन्ट को, आप ध्यान से देखो। क्लियर? हम नहीं चाहते थे अगला डेटा अंडरलाइन हो, लेकिन हो रहा है क्योंकि हम उसको क्लोज करना भूल गए, ठीक है। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर के वापस आगे आके यू लिखने की, है ना, स्लैश यू, सॉरी, तो इससे क्या हुआ, ये टेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब अगेन सुनो, जैसे आपने यहाँ बी लिखा है, ये है HTML का टैग, आजकल मार्केट में HTML5 चल रहा है, तो HTML5 में बी को एक और नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट या बोल्ड टेक्स्ट एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट या बोल्ड दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ वापस से यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जो हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ था अभी तक नॉर्मल फॉन्ट में था, लेकिन अगर मैं रीलोड करूँ तो बोल्ड लेटर्स में हो जाएगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बी और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है, दो नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिमाग एक्स्ट्रा ना लगा इसमें कि अलग अलग होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, वो दोनों एक ही चीज है ना। चलो ठीक, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक ने पूछा था कि अगर उसको क्लोज करें तो क्या होगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, मैंने वही आपको ट्राई करके दिखाया है कि कहाँ पर किधर क्या क्लोज किया है ना। चलो ठीक, यहाँ पर इमेजिन करो कि इस डेटा को मैंने इधर यहाँ पे क्लोज किया होता, स्लैश यू इधर लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा होता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से वो यू ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा अंडरलाइन तो रहेगा, लेकिन इटैलिक सिर्फ इतना रहेगा, बोल्ड सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। एक ने पूछा है टैग को स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने में और पढ़ाने में आसान रहे इसलिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। एक ने पूछा है यू स्मॉल क्यों लिख दिया, गलती हो गई मेरे भाई, ये लो, सेव, रीलोड, देखो नीचे वाला भी अंडरलाइन हो गया, ठीक है। चलो खैर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक ने पूछा है कि, चलो ये क्वेश्चन का आंसर बाद में करूंगा। एक ने पूछा है कि मैंने पाइथन पढ़ लिया तो अगला मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो अभी तो ये पढ़ लो, क्योंकि पाइथन पढ़ने के बाद भी ये काम आएगा। ओके, कहाँ काम आएगा वो लास्ट में आंसर करता हूँ, है ना, अभी बीच में आंसर नहीं कर रहा है इस चीज को। बट वापस से लौट लौट के आते हैं। एक ने पूछा सिर्फ क्लोजिंग टैग लगाएं ओपनिंग लगाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, उसको इग्नोर कर देगा सिस्टम, ठीक है। चलो खैर, बेसिक डिजाइन इज रेडी, है ना। बेसिक मतलब हमने ये पढ़ा HTML में हेडिंग क्या होता है, ठीक है। देन आपका पैराग्राफ क्या होता है, नॉर्मल फॉन्ट टेक्स्ट क्या होता है, फॉन्ट की साइज कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बताओ HTML और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेटा ये मार्कअप लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई वही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स बनाने के काम आती है, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर HTML को नहीं आता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आता है, इसका काम है डिजाइनिंग करना, ठीक है। उनका काम होता है कोड को एग्जीक्यूट करना, उनको दो वैल्यू देंगे, उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करके देंगे, है ना। समझ में आ गया होगा। ओके, एक ने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन कोड, है ना। कोड में मतलब किधर, अभी अगर आप ये बोल रहे हो कि इसकी फॉन्ट साइज तो चेंज करना बता दिए, ठीक है। एक ने पूछा है फॉन्ट टैग में और वो BR जो लगाया आपने, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर मैं 1 मिनट में करता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर दो लाइनें लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी के नीचे लिखते हैं, आप डिफरेंस देखना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट से दिस इज पैरा 4, और इसी के आगे मैं BR टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसके आगे लिख रहा हूँ दिस इज पैरा 5, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत काम का, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा कि ये और ये में मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। देखो अभी दिखाई देगा आपको, बहुत ध्यान से देखना, पैरा 1 2 3 4 और 5, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा, बताओ तो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा है, ये पैराग्राफ जैसे दिख रहे हैं, इनमें सिर्फ लाइन चेंज हुई है, ये पैराग्राफ जैसे दिख नहीं रहे। क्लियर? चलो एक ने आंसर भी कर दिया, लाइन में स्पेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्या कि BR टैग में
वैसा वाला फील नहीं आएगा जो पैराग्राफ टैग में आएगा, है ना। पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बीआर की प्रॉपर्टी कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज करने के लिए सीएसएस पढ़ना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा, बट आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा हाउ एचटीएमएल फॉन्ट वर्क्स। अब आते हैं अगले कंटेंट। आपको ये बॉडी टैग दिख रहा है, बॉडी के आगे मैंने स्पेस दिया और यहां पर एक एट्रीब्यूट लिखा। आई रिपीट, बॉडी इज अ टैग, एक एट्रीब्यूट लिख रहा हूं जिसका नाम है बीजी कलर। कौन सा? बीजी कलर। बीजी इज फॉर बैकग्राउंड, कलर इज फॉर कलर, इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखा मैंने? सियान। और अगर आपको सियान बुरा लग रहा है तो हैश, ठीक है, 00FF। अच्छा है ना। सेव किया और यहाँ आगे रिलोड किया, बैकग्राउंड कलर देखो पूरे पेज का, लुक्स अ लॉट डिफरेंट नाउ, ठीक है, क्योंकि पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सो दैट मींस इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एंटायर पेज, आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी के साथ में बीजी कलर लिखना पड़ेगा, दैट इज द बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद एक कलर कोड लिखना पड़ेगा। ओके, अगेन एक क्वेश्चन आया कि केस सेंसिटिव है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है, 3 बार बता चुका हूँ। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं प्री डिफाइंड टैग को कैपिटल्स में और उनके एट्रीब्यूट्स को स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ। ओके, आप कैसा भी लिख सकते हो, दोनों को कैपिटल दोनों को स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की जो सामने लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू हमें बेसिक ये तो समझ में आ गया कि HTML की फंक्शनलिटी कैसे डिजाइन होती है, कैसे काम करती है। इसमें 2 चीजें मुझे और बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे यहाँ पर है ना, ये फॉन्ट वगैरह के बाद लास्ट में इधर एंड में हेलो स्टूडेंट्स लिखा है ना, इसके भी बाद BR टैग लगाते हैं। कौन सा टैग? BR, मतलब लाइन चेंज कर दी। अभी ध्यान से देखना, कुछ नया बता रहा हूँ, है ना, बहुत काम की चीज है ये। ओके, कैसे? ब्लैक कलर का क्या कोड होगा बेटा? सब में 0 लिख दे, ब्लैक कलर बन जाएगा। सबकी इंटेंसिटी 0, तो सबसे डार्क कलर बनेगा, सबसे डार्क कलर ब्लैक, ठीक है। चलो खैर, अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर की, तो इसके अंदर हमने लिखा ए, ठीक है। ए को कहा जाता है एंकर टैग, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। क्वेश्चन होता है ये क्या होता है सर एंकर टैग? समझो, ये लिंक दिख रही है ऊपर, जिस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा। ये लिंक दिख रही है, जिस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा। चलो छोड़ो, गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, वापस भास्कर ही टाइप कर दे, ठीक है। तो गूगल का जो पेज है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का लेके आ रहा है ना, इनको बोलते हैं लिंक। क्या बोलते हैं इनको? लिंक। ओके, मतलब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा जिसपे इसकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो मुझे ना एक लिंक बनाना है, ओके, एक लिंक बनाना है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा /a। ये जो टैग है ए, ये लिंक बनाने का काम करता है। लिंक मतलब जिसपे क्लिक करने से उसका डेटा ओपन, ओके। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो, किसी के फोटो पे क्लिक करते हो या किसी के नाम पे क्लिक करते हो तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है ना। ये करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या रहेगा? एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर आकर के मैंने एक लाइन लिखी, कौन सी? लेट्स से गूगल। तो प्रिंट क्या होगा? गूगल। देखो ब्लैक कलर का है ना, गूगल प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर चलते हैं, ए के बाद हम लिखेंगे HREF, हाइपर रेफरेंस। अच्छा, एक और चीज बेटा, अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करने लग जाना कि आपको एक दिन में सारे कोड याद हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। है भले आसान, लेकिन टाइम तो लगता है ना पढ़ने में। तो हमने लिखा HREF इज इक्वल्स डबल कोट्स में गूगल का URL। शायद आप जानते हो गूगल का URL जैसा होता है, http://www.google.co.in। आपको अगर याद नहीं हो तो आप नेट से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत। ओके, समझो मेरी बात को। हमने एंकर टैग के अंदर HREF, जिसे हाइपर रेफरेंस कहा जाता है, HREF में H इज फॉर हाइपर, REF फॉर रेफरेंस। हमने एक हाइपर रेफरेंस दिया है एक लिंक का, और उसके बाद लिखा है गूगल। तो इससे होगा क्या? हमारे पेज पे एक वर्ड प्रिंट होगा गूगल। सुनते जाओ, हमारे पेज पे एक वर्ड प्रिंट होगा गूगल। थोड़ा सा स्क्रॉल करने, ये रहा, जिस पे क्लिक करने से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इस वेबसाइट। डन। ध्यान से देखो, जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो इस एरिया में देखना, यहाँ पे देखना, एक ना स्टेटस बार आएगा। देखो इसमें स्टेटस बता रहा है कि ये कौन सी वेबसाइट पे लेके जाएगा? गूगल की वेबसाइट पे, ये देखो। ओके, सो जैसे इस पे क्लिक किया, गूगल की वेबसाइट खुल गई। ऐसे ही हम चाहे तो फेसबुक की वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे ही हम चाहे बना नहीं सकते, मतलब वहां तक भेज सकते हैं या किसी का भी लिंक बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं? लिंक, ठीक है। सो मुस्कान, एलेबरेट करो, क्या समझ में नहीं आया? मतलब लिंक इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। इसमें क्या डाउट है वो एक्सप्लेन करो मुझे, क्या बोलना चाह रहे हो? ओके, सो लिंक बनाने के लिए हम सबसे पहले एंकर टैग लिखते हैं, एंकर टैग में HREF लिखते हैं और उस लिंक का नाम लिखते हैं जहां पर हमें जाना हो, ठीक है। देन यहाँ पर एक फॉन्ट लिखते हैं, ये जो ब्लैक कलर से लिखा है हमारे पेज पर डिस्प्ले होगा,
HREF हाइपर रेफरेंस जो बताएगा किस पेज पे लेके जाना है। ठीक है, चलो ठीक। गूगल टैग से जो पहले समझाया, जाने दो, अभी वाला समझो। ठीक है, यहाँ पर इस वाले को फोकस करो, दिस इज एंकर टैग। एंकर टैग क्या करने वाला है? एक ने पूछा सबका टैग अलग अलग होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब सारी वेबसाइट्स के लिए टैग सिमिलर रहेंगे, सिर्फ लिंक चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, ओके, 3 वेबसाइट दिख रही हैं। अगर हम बात करें w3schools.com की, देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक लिंक पेस्ट किया W3 स्कूल की, और इसका नाम रख देते हैं W3 स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फेसबुक। यहाँ किसका आईडी देना पड़ेगा, किसका यूआरएल देना पड़ेगा? वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर यूआरएल दिख रहा होगा आपको, HTTPS करके जो भी दिख रहा है। ओके, कॉपी किया और यहाँ आगे पेस्ट किया। बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, समझो बेटा। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो गूगल नाम का एक वर्ड प्रिंट होगा जिस पे क्लिक करने पर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। W3 स्कूल्स नाम का एक वर्ड प्रिंट होगा जिस पे क्लिक करके हम इस पे जाएंगे। फेसबुक नाम का एक वर्ड प्रिंट होगा जिस पे क्लिक करके हम इस पे जाएंगे। ठीक है, लेट मी सेव दिस एंड रीलोड दिस। ठीक है, देखो दिख रहे हैं क्या 3 नाम? गूगल, W3 स्कूल्स और फेसबुक। मैं अगर इस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेटस बार में देखो मुझे वेबसाइट का नाम बताएगा, कौन सी वेबसाइट पे लेके जाएगा, google.co.in पे, ये W3 स्कूल्स पे और ये फेसबुक पे। एक बार इस पे क्लिक करके देखता हूँ W3 स्कूल खुल रहा है क्या? हाँ खुल गया, ये W3 स्कूल ही है, देखो ऊपर कोने पे। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो फेसबुक का पेज खुलना चाहिए। हाँ ये आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पूरे की डिजाइन की, तो इसमें हमने जो ये वाला कंटेंट लिखा है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये वाला डेटा यूजर को प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। इन पे क्लिक करने पर हम कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं वो हमें HREF में मेंशन करना पड़ेगा। तो समझो, क्या समझो, कि अगर हम बात करें गूगल की, है ना, लेट सपोज अभी मैंने यहाँ पर फेसबुक सर्च किया था, तो जब मैंने यहाँ पर फेसबुक टाइप करके सर्च किया, तो गूगल ने मुझे जो ये लिंक्स दिखाई हैं सामने, जो लिंक दिखाई दे रही है, इन लिंक को जनरेट करने के लिए, लिंक को बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया होगा? ए वाला। इस ए को कहा जाता है एंकर टैग। ठीक है, सो लेट मी राइट क्लिक दिस और व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं। यहाँ पर इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा बट मैं ट्राई करता हूँ। चलो वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली इतना सारा कोड है, वो सर्च करने में आधा घंटा खा जाएगा। ठीक है, चलो खैर, आई होप इतना समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। ओके, बेसिक्स। ठीक है, अभी इसके आगे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, सर फेसबुक पे तो फोटो पे भी क्लिक करो तो ऐसा हो जाता है, मतलब फोटो बनाना हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उसके पहले भी कुछ बताने का है, पहले वहां तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अगर अभी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ गूगल वाले वर्ड पे, तो गूगल जो है ना मेरे इसी वाले पेज पे खुल जा रहा है, ये रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा पेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरा पेज यहीं रहना चाहिए, जो नया पेज खुल रहा है वो नई टैब में ओपन होना चाहिए, मेरे पेज को क्यों खराब कर रहा है? ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको लिख देते हैं इन सेम टैब। ठीक है, और ऐसा का ऐसा एक कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके आगे लिख देते हैं गूगल इन न्यू टैब। कौन सी टैब? न्यू टैब। ठीक है, समझो, अगर हम इस वाली वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं सेम टैब में तो क्या करेंगे, और न्यू टैब में जाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? देखो अभी तो 100% सेम कोड, आप बस एक छोटा सा कोड और ऐड करो इसके आगे। यहां पर आकर के आपको कुछ कुछ मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? टारगेट। ठीक है, टारगेट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में अंडरस्कोर ब्लैंक। अगेन एक बार में सब कुछ याद नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुनो बेटा, टारगेट ब्लैंक का मतलब होता है अगर हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करें तो वो एक ब्लैंक टारगेट पे जाके ओपन हो। ब्लैंक टारगेट मतलब न्यू टैब में जाके ओपन। ओके, रीलोड करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 लिंक दिख रही है, गूगल इन सेम टैब, इस पे क्लिक करा तो मेरे ही पेज पे गूगल खुल गया। लेकिन अगर मैं इसके नीचे वाली पे क्लिक करूंगा तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पेज खुला रहेगा, यहाँ पे एक नया पेज जनरेट हो जाएगा। बाकियों को बंद कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो एक नया पेज खुल गया है,
पुराना पेज वैसा का वैसा ही है, यहाँ क्लिक करने पर नई टैब ओपन होती है। तो इस नई टैब में जाने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगी, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे हमारी लिंक दूसरे नए टैग में जाकर के ओपन होगी, सेम टैब में ओपन नहीं होगी। आई होप लॉजिक वाइज समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर इतना। सो अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक ना लिखें तो सेम पेज, ये लाइन लिख दें तो नए पेज में डेटा ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्स। अब ना यहाँ तक आते आते लिंक लिंक बहुत सारा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अपने पेज पे एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। इमेजेस आपके पास वैसे आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे रखी हुई होंगी, ओके, पर अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक रैंडम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेजेस नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर की कुछ बैकग्राउंड इमेज दिखा रही है ना। एक कोई भी रैंडम इमेज ओपन करते हैं, जिस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब कर देते हैं ताकि ये पूरी इमेज आ जाए। ओके, ये फुल साइज इमेज तो नहीं है बट ठीक है, मेरा काम हो जाएगा इसमें। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ दिस लुक्स गुड, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी इमेज चाहिए थी मुझे, फॉन्ट मतलब साइज वाइज थोड़ी बड़ी इमेज चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको पिक किया। हालांकि इसको उठाना समझदारी वाला काम तो नहीं है, बट स्टिल मैं इसको सेव इमेज एज कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ कहाँ पर, अपने डेस्कटॉप, ठीक है। आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो। और इसका नाम इतना अजीब सा दिख रहा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ बीजी। ओके, देखो bg.jpg नाम से सेव होगी। ओके, अब सुनो बेटा, ये कैसे काम करें। ओके, ध्यान से सुनना। यहाँ तक आते आते हमने बहुत सारा कोड कर लिया है ना। अब इसके बाद हम एक बीआर टैग लगाते हैं, जो फेसबुक लिखा है इसके बाद एक बीआर टैग लगाते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखा IMG, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इमेज। क्या लिखा है, IMG, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इमेज। SRC, दैट इज फॉर सोर्स, इमेज सोर्स, इज इक्वल टू डबल कोट्स में आपकी इमेज का नाम। क्या नाम रखा था बेटा अपन ने, bg.jpg, ठीक है। क्योंकि मेरा पेज, ध्यान से देखो, क्योंकि मेरा पेज और इमेज दोनों मैंने एक साथ एक ही एनवायरनमेंट में रखे, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, तो हम डायरेक्टली इमेज का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ फोल्डर वोल्डर का नाम या पूरा पाथ लिखते हैं उस इमेज का, ठीक है। लाइक सी के अंदर, यूजर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ऐसा पूरा पाथ लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको आसान रहे इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। क्या मैंने लिखा, इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट, दैट्स इट, है ना। बस इतना लिखने से, है ना, कैसा होगा। शायद ब्राउजर पे ये वाला पेज खुला नहीं है। ओके, ध्यान से देखो, ये पूरी इमेज उठ के आ गई। मतलब एक पेज पे इमेज लेके आने के लिए आपको क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा वो मैंने थोड़ा सा बताया, ठीक है। क्या, यहाँ पर इमेज के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, IMG। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो इमेज शॉर्ट में कैसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो। सोर्स शॉर्ट में कैसे लिखते हो, ऐसे। मैंने लिखा इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेज का नाम। बताओ, अभी जो मैंने इमेज डाउनलोड की इंटरनेट से, उसका नाम क्या रखा था, BG। आप ध्यान से देखो, उसका टाइप दिखा रहा होगा JPG, तो मैंने पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। अब एक ने पूछा है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा क्या, नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या, इमेज अपने आप रहेगी, इमेज की साइज होती है, लेंथ विड्थ नहीं लगा रखते हो, है ना। चलो ठीक, वापस से आते हैं। एक ने पूछा है कि इसको छोटा करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इसके आगे एक टर्म लिखेंगे, विड्थ। लेट्स से मैंने लिखा विड्थ इज इक्वल्स टू 300 स्पेस, हाइट इज इक्वल्स टू 200। रैंडम दिया है, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे काम करने वाला है, कितनी बड़ी इमेज दिखने वाली है, ठीक है। पर ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस, विड्थ इज इक्वल टू दिस, हाइट इज इक्वल टू दिस, सेव किया और इसको ध्यान से देखो, छोटी सी इमेज हो गई, वो अच्छी दिख रही है, इसको डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बना के रख सकते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। चलो खैर, करेंगे बाद में। पर एक ने बोला है कि सर वो पूरा वाला पाथ भी बता दो एक बार, ठीक है भाई, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो, इमेज हटाना हो तो ये लो, हट गई, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लिख रहे हैं इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस, ओके, अगर ये वाली इमेज डेस्कटॉप पे नहीं रखी होती, कहीं और रखी होती, ओके, डेस्कटॉप पे नहीं रखी होती, यहाँ पर कहीं और पर रखी हुई होती,
तो हमें उसके पाथ की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं काम करता हूँ सिस्टम में जनरली पिक्चर्स नाम का एक सेक्शन आए प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पाथ दिखेगा कि ये सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पंकज के अंदर, पिक्चर्स नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। वो ज्यादा दूर नहीं है ये, ठीक है। हमें इस पाथ को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। इस कॉपीड पाथ को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये पूरा पाथ स्लैश इमेज का नाम क्या था, स्काई डॉट जेपीजी, ठीक है। हाइट और विड्थ तो वैसी की वैसी रहेगी। और एक और रिकमेंडेशन बेटा, विंडोज के जो स्लैश है ना और एचटीएमएल के स्लैश है वो अपोजिट होते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आती, गूगल क्रोम समझ जाता है, इतना इंटेलिजेंट होता है, बट आप ऐसे लिखो तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लाइन की, तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस, विड्थ इज इक्वल टू दिस, हाइट इज इक्वल टू दिस। तो ये पूरा पाथ है। अब ये वाला पाथ मैंने पहले क्यों नहीं बताया, वो 2 मिनट बाद समझाता हूँ आपको इसका क्या नुकसान है, जिसकी वजह से मैंने नहीं बताया। पर आप पहले देख लो, दोनों इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही, ठीक है। सो अगर हम इस कोड को समझें तो यहाँ पर नाम का फोल्डर, उसके अंदर पिक्चर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर स्काई डॉट जेपीजी, ये बात आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट करता होगा क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट किसी को भी डेटा शेयर करते हैं ना, तो एक फोल्डर में डाल के शेयर करते हैं। मान लो एक फोल्डर में ये दोनों डेटा डाल के मैंने आपको शेयर कर दिए और इन दोनों को साथ में रख दिया, तो ये वाला डेटा आपके इसमें अपने आप आ जाएगा, है ना, मतलब पैरेलली आ जाएगा ना। तो हमें पूरा पाथ लिखने की बजाय ऐसा लिखना समझदारी माना जाता है, या फिर इससे भी बेटर माना जाता है कि हम कुछ ऐसा कोड लिखें जिसमें सारा डेटा एक साथ हो। लाइक मैंने राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाया, आप देख सकते हो, एक न्यू फोल्डर, कुछ भी नाम रख सकते हो, इसमें इन दोनों को रख दो। ओके, इवन इसके अंदर एक फोल्डर बना दो इमेजेस नाम का, और सारी इमेजेस इसके अंदर रख। ओके, ध्यान से देखो, टेस्ट 1 को ये वाला फोल्डर दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर एक इमेज रखी हुई है। तो टेस्ट 1 से वहां तक का पाथ क्या हुआ उसको समझो। ओके, एक्चुअली मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, मैंने क्या लोकेशन चेंज कर दी ना फाइल की, तो मुझे रीओपन करना पड़ेगा उसको। ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। चलो खैर, वही वाला कोड है, आप देख सकते हो, ये वही कोड लिखा हुआ है ना, बस मैंने अलग लोकेशन से ओपन कर दिया। पहले कहीं और सेव था, अभी कहीं और सेव है। ओके, सो ध्यान से देखो, एक ने पूछा है डायरेक्टली इमेज पुट कर सकते हैं गूगल से। हाँ बेटा, बस यहाँ पर उसका पाथ लिख देना, http:// पूरा वो जो इमेज का पाथ रहता है ना, वो लिख दो, गूगल से इमेज पिक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक, वापस से आते हैं। यहाँ पर ये सी ड्राइव के अंदर क्या क्या रखा हुआ है मैंने वो बताया हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, इसकी भी हाइट और विड्थ सेट कर दी। एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा सही करें, समझो। मेरे पेज में इमेजेस नाम का, मेरे फोल्डर में इमेजेस नाम का फोल्डर दिख रहा है। हम टेस्ट से इमेजेस को देख सकते हैं। इसके अंदर कौन सी इमेज रखी है, बीजी। तो अगर हम अपने पेज पे उसको देखना चाहें तो हमें कुछ ऐसा पाथ लिखना पड़ेगा, मेरे फोल्डर में इमेजेस, इमेजेस के अंदर दिस, ठीक है। ये तरीका रहता है एक्चुअल में इमेजेस को स्टोर करने का, लेकिन अभी आप बहुत बिगिनिंग लेवल पे हो, तो इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। आप 2 चीजें याद रखो, दोनों को पैरेलल रखना है। पैरेलल रखने के बाद डायरेक्ट इमेज का नाम लिखना है ना, ये इमेजेस स्लैश नहीं लिखना है, ठीक है। अगला कौन सा हो सकता है, इस टाइप का, लेकिन ये वाले में क्या दिक्कत है कि ये मेरे कंप्यूटर पे तो चल रहा है, ये आपके कंप्यूटर पे थोड़ी चलेगा। आपके सिस्टम पे सेम की सेम इमेज एग्जिस्ट करती हो, ऐसा कोई प्रैक्टिकली थोड़ी अभी कि आपके इसमें कर ही रही हो, सेम फोल्डर, सेम फाइल का नाम, सब कुछ, है ना। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है। ओके, चलो ठीक, एक आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बेसब्र लोग बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं सर पूरे बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है तो क्या करेंगे। तो बेटा उस केस में आपको बीजी कलर हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, बैकग्राउंड, ठीक है। इज इक्वल टू डबल कोट्स में इमेज का नाम क्या था, इमेजेस स्लैश बीजी डॉट जेपीजी। ओके, मतलब जो पाथ था ना वो यहाँ पर। ओके, इसके बाद मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रीलोड किया। एज यू कैन सी, एक सेकेंड, वो फाइल का पाथ चेंज हो चुका है। वेट अ सेकेंड, मैंने वो फाइल दूसरे फोल्डर में रख दी तो बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैंने फाइल इसके अंदर रख दी, पहले बाहर रखती वो, देखो बैकग्राउंड में पूरी इमेज दिख रही है, ठीक है। सो आई होप लॉजिक वाइज समझ में आ रहा है कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, सो हमारा जो पेज है इस पे पर देखो फॉन्ट थोड़ा खराब हो गया, फॉन्ट दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है क्या। तो बैकग्राउंड इमेज में सेट करना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इमेज नॉर्मली सेट करो, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज नहीं बनाते। ओके,
बना सकते हैं, बना के दिखा भी दी, लेकिन इस टाइप की इमेज को बैकग्राउंड इमेज नहीं बनाते वेबसाइट का। ओके, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इमेजेस फोल्डर की, तो इसमें भी एक इमेज है। मैं इस इमेज को एज अ लिंक यूज करना चाह रहा हूं, या फिर अपन एक काम करते हैं, फेसबुक का आइकॉन चोरी करके लेके आते हैं। ठीक है, फेसबुक, देन मोर पे चल के इमेजेस। ठीक है, ये फेसबुक का आइकॉन है। अगर कोई इस पे क्लिक करे तो फेसबुक खुल जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को आइकॉन डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने ही फोल्डर के अंदर। कौन सा? न्यू फोल्डर। ठीक है, डायरेक्ट रख रहा हूँ, और इसका नाम रख देते हैं फेसबुक। एक सेकंड, ये जो फाइल का फॉर्मेट है शायद सपोर्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ओके, खैर मैंने सेव किया। ये WEBP करके कोई इमेज बनी हुई है। ओके, जो कि शायद मेरा पेज सपोर्ट ना करे, बट देखो मैंने अपने पेज के पैरेलल में इसको रख दिया है। ओके, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, इसको देखते जाना। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। क्या नाम था इमेज का? फेसबुक डॉट JPEG नहीं था, कुछ और क्या था, पढ़ लेते हैं यहाँ पे जाके। WEBP। ओके, ठीक है। मुझे भी नहीं पता ये वाली फॉन्ट, इस इमेज को मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता ये एग्जैक्टली कैसे काम करने वाला है। बट एक इमेज होती है, हमें दिख ही रहा है क्लियरली। ओके, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इमेज आ गई, आप देख सकते हैं। ओके, नो डाउट इसका फॉन्ट साइज वगैरह बहुत अजीब सा दिख रहा है, और क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज रख दी है मैंने, तो मुझे ये पेज कंफर्टेबल टू रीड नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पर वापस से BG कलर सेट कर देता हूँ, जिसके इज इक्वल टू में मैं सियान लिख देता हूँ। ये वापस उसी फॉन्ट कलर पे आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फेसबुक की इमेज दिख रही है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर कोई क्लिक करे तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाए। ठीक है, क्या आपको फेसबुक के पेज की लिंक बनाना आता है? हाँ, ये रही, है ना। बहुत ध्यान से देखना क्या होने वाला है। इस लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप ही के सामने कॉपी किया है मैंने। ठीक है, और इस इमेज के जस्ट पहले पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करा, इस इमेज के पहले पेस्ट कर दिया। क्या मैं फेसबुक वर्ड प्रिंट करना है, या इस वर्ड की जगह इमेज प्रिंट करना है? तो आप क्या करो, इस इमेज के पाथ को यहाँ पर लिख, आप ध्यान से पढ़ो। मैंने एक एंकर टैग ओपन किया जिसमें फेसबुक का लिंक डाला, देन इसके अंदर बीच में क्या कर दिया, फेसबुक का कुछ कुछ लिख दिया कि हाँ ठीक है, ये वाले पाथ पे जाना है। ओके, इमेज यहाँ से उठा के लाना है, और यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बाकी किसी इमेज पे जा रहा हूँ तो मेरा पॉइंटर, माउस पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फेसबुक वाले आइकॉन पे जाऊंगा तो देखना ये पॉइंटर हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ लिंक, जिस पे क्लिक करने पर क्या ओपन होना चाहिए, फेसबुक का पेज। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, हमने क्या क्या किया एक बार शॉर्ट में समझ। सबसे पहले हमने फेसबुक का इमेज लोड करना सीखा। ठीक है, हम नेट से एक इमेज कॉपी करके लेके आए, अपने डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने इमेज के साथ में एक लिंक जनरेट किया, आपको दिख रहा है एक लिंक। ये लिंक बनाना थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था आपको। इस लिंक के बाद देखो, कंपेयर करो, ये वाली लाइन और इसके नीचे लिखी हुई लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉपी पेस्टेड है। ठीक है, इसके बाद हमने फेसबुक लिखा था, इसको डिलीट किया, इसकी जगह एक इमेज रख दी, ये रही इमेज। देन इसके बाद /a यहाँ पर लगा दी। तो ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये किसका, ये एक इमेज का, जिसको क्लिक करने से फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप लॉजिक वाइज काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब यहाँ तक आते आते मैंने आपको बेस कोड डिजाइन करना सिखा दिया है। इसके बाद एक टॉपिक आता है फॉर्म। ठीक है, हालांकि फॉर्म आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि कल हम CSS पढ़ने वाले हैं। CSS को पढ़ाने में तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है, और उसके पहले हमें कहीं ना कहीं HTML के फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्म और दोनों चीजें, मतलब ऐसा बोल दो कि दोनों एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से काम करेंगे, है ना। चलो ठीक, बेसिक मैंने बताया आपको, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, लाइन कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज, डिजाइन, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। देन इसके बाद ये सारी चीजें, लिंक वगैरह बनाना, इमेज ऐड करना, इमेज को एज अ लिंक यूज करना, मैंने बेसिक कोड आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, HTML की सबसे अच्छी खासियत पता यही होती है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, मजेदार सी है। ठीक है, कि अगर हम इस H1 को, ये जो लिखा है ना, इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर, देखो दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक टैग लगा दे, मार्क यू, ठीक है, तो ये टेक्स्ट ना स्टेबल नहीं रहेगा, इधर उधर भागता फिरता नजर आए। ठीक है, यहाँ फिर से लिख देते हैं मार्क यू, है ना।
ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये मार्क्यू टैग के अंदर, मार्क्यू की स्पेलिंग एक बार नोट कर लेना, MARQUE, ठीक है, एक ई मत लगाना। ओके, तो ध्यान से देखो, टॉप पे अभी ये दिस इज हेडिंग 1 लिखा है ना, इसके ऊपर एक और आ जाएगा। ओके, और उसको देखो, वो स्टेबल नहीं है, वो घूम फिर रहा है इधर उधर। ठीक है, सो ये जो दिस इज हेडिंग 1 करके आ रहा है हमारे सामने, ये एक्चुअली इधर उधर भागता फिरता नजर आ रहा है। क्यों भागता फिरता नजर आ रहा है? क्योंकि इसको हमने मार्क्यू टैग के अंदर डाला है। ओके, अभी ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसको लेफ्ट टू राइट भी भेज सकते हैं, इसको टॉप टू बॉटम भी भेज सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी भेज सकते हैं। ये सब चीजें आने वाली क्लास के लिए रखते हैं हम, क्योंकि सीएसएस में पढ़ाने के लिए कुछ तो बचे, सब कुछ यहाँ खत्म कर दिया तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप एकदम से अपने आप से एक्सपेक्ट मत करना कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम एक क्लास में किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर सकते। अगर हम एक क्लास में मास्टरी कर सकते होते तो इंजीनियरिंग या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का नहीं, 4 दिन का होता है ना। हम 4 दिन पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है चीजों को समझने में, याद करने में, प्रैक्टिस करने में। ठीक है, सो टेक योर टाइम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, w3schools.com। उस पे जाकर के आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, आने वाली क्लास में हम इसके बचे हुए टॉपिक खत्म करेंगे, है ना। एक ने पूछा एग्जाम कैसे देंगे? जितना पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जितना हमने पढ़ा है उतने की तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। ठीक है, चलो ठीक, बेसिक्स मैंने बता दिया है, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और हमारे किस तरीके से काम आने वाला। ठीक है, सो दिस वॉज योर बेसिक कोड अबाउट HTML की वर्किंग समझाने की कोशिश की है मैंने। पूरा HTML पढ़ाना एक क्लास में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन टू HTML दिया जा सकता है। तो क्या आपको बेसिक टैग, डेटा, लिंक, वर्ड समझ में आ गए? चलो, वेरी गुड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अभी तक तो। ओके, और अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो अभी आप पूछोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर्स करने वाला हूँ। ठीक है, पर हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं CSS पढ़ाऊंगा। CSS HTML के ऊपर ही बिल्ड होता है, मतलब HTML का एक क्विक रिकॉल रहेगा। थोड़ा अलग टाइप का HTML पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखना, उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। आज की क्लास में कुछ चीजें आसान थी, जैसे ये बहुत ही आसान था, ये भी बहुत ही आसान था। कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स थी, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये इमेज के अंदर वो लिंक ऐड करना, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, एक ने पूछा है इंसर्ट वीडियोस टू, हाँ बेटा कर सकते हैं, वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको HTML5 के टूल्स या टैग्स यूज करना पड़ते हैं, जिससे आपका काम डायरेक्टली हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, क्या थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ऑफिशियली मैं अपनी तरफ से क्लास ओवर कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि इसके आगे जो पढ़ाने का टॉपिक है उसको पढ़ाने में हाफ एन आवर मिनिमम रिक्वायर्ड है, और वो हाफ एन आवर मैं कल की क्लास में यूज करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन टुमारो, सेम टाइमिंग, सेम प्लेस, सब कुछ सेम सेम। आपको लिंक वगैरह मिली हुई है, वैसे तो नहीं भी होगी तो मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में ट्राई करूंगा आज के आज में आपको शेयर हो जाए तो बेटर रहेगा। ओके, खैर मैं पुराने क्वेश्चंस के आंसर करना स्टार्ट करता हूँ। एक ने पूछा है फुल स्क्रीन में बैकग्राउंड में लगा सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। लर्न ऑल द शॉर्टकट कोड। शॉर्टकट कोड, इट्स रुचि जोशी। बेटा, शॉर्टकट कोड किस चीज के पूछ रहे हो आप? किस चीज के शॉर्टकट मतलब पूछने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। एक ने पूछा है इमेज को सेंटर में कैसे ऐड कर। एक जादूगरी चीज सुन लो भैया, एक टैग होता है सेंटर। मैं एक पे लगा के दिख रहा हूँ, आप इमेज पे लगाओगे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा, टेक्स्ट पे लगाओगे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, सेंटर, दिख रहा है? इसके बाद ये सारे हेडिंग्स के बाद एंड में आगे लिख दिया /सेंटर। ठीक है, तो इसके अंदर जितना डेटा लिखा है ना, बीच में जितने H1 H2 H3 वो सब कहाँ जाएंगे? सेंटर पे। सी यार, ठीक है, सो सेंटर पे लाने के लिए आप सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। हालांकि ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, इससे बेहतर होता है हम CSS का यूज करें। तो CSS आपको मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में, आज का टॉपिक ही नहीं था तो कैसे पढ़ा। ठीक है, देन इसके बाद लिखा हुआ है इमेज कैसे ऐड करेंगे भैया? इमेज के ऊपर सेंटर टैग लगा दो। ठीक है, कैन वी पुट एनी इमेज फ्रॉम गूगल? हाँ ठीक है, गूगल से भी डायरेक्टली इमेज लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर बस कहाँ गया अपना इमेज? यहाँ पर ये जो इमेजेस का पाथ लिखा है ना, यहाँ पर गूगल वाली इमेज का पाथ लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइकॉन वाला मैंने आंसर कर दिया है। देन इसके बाद लिखा है बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना हो तो तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओके, कैन वी हाईलाइट द टेक्स्ट? बिल्कुल बेटा, हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ देखा होगा आपने, कुछ टेक्स्ट के ऊपर कट लगा हुआ होता है, मतलब कुछ गलत छप गया हो या क्या, तो कट कैसे लगाते हैं? ये सारी चीजें बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर फॉन्ट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, लेकिन इन सबके लिए CSS का यूज करते हैं ना। बताऊंगा मैं आपको CSS कैसे काम करता है। ठीक है, देन इसके बाद इमेज को मूव कर सकते हैं क्या? जो काम मैंने टेक्स्ट के लिए किया बेटा, सेम काम आप इमेज के लिए भी कर सकते हो। इमेज को इधर से उधर मूव करवा सकते हो। ठीक है,
बहुत सारे स्कूल या बहुत सारी कॉलेजेस की वेबसाइट में रहता है, फॉन्ट या इमेजेस मूव कर रहे होते हैं, वो इसी के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। देन एक ने लिखा है स्पीडिंग टू मच, हो सकता है बेटा बीच में स्पीड थोड़ी सी आपको ज्यादा लगने लग गई हो, क्योंकि कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसमें उतनी स्पीड मेंटेन करने का सेंस नहीं था। ओके, बट हाँ बेसिक लॉजिक जो मैं समझाना चाह रहा था मैंने रिपीट में समझाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइन कैसे करें, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट है तो कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, ठीक है, जिनमें से दो तीन नाम ले लेता हूँ। आपने जावा का नाम सुना होगा, जावा के पास दो टेक्नोलॉजीज हैं, सर्वलेट और जेएसपी। ठीक है, सुनते जाओ खाली। अगर आपने पाइथन का नाम सुना है तो इसके पास दो फ्रेमवर्क्स हैं, ज्यादा है, दो के मैं नाम बता रहा हूँ। एक का नाम है फ्लास्क, एक का नाम है जैंगो। अगर आप डॉट नेट प्लेटफॉर्म को जानते हो तो ASP डॉट नेट करके एक टेक्नोलॉजी है। जिन टेक्नोलॉजीज के मैं नाम ले रहा हूँ, इन सारी टेक्नोलॉजीज की खासियत क्या है कि इनको प्रोग्रामिंग करना भी आती है, प्लस इनको HTML के साथ जुड़ के काम करना भी आता है। दैट मीन्स हम HTML और प्रोग्रामिंग को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बोली मैंने? अगर आप जावा पढ़ते हो तो JSP, लेकिन इसके लिए आपको पूरा जावा आना चाहिए। अगर आप ASP.NET के थ्रू जाना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आप जेंगो, है ना, जिसे डी जेंगो कहा जाता है एक्चुअल में, ठीक है, बट एक्चुअल स्पेलिंग इज जेंगो, सॉरी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज जेंगो, स्पेलिंग इज डी जेंगो, बट जेंगो या फ्लास्क अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी काम हो सकता है। ठीक है, चलो खैर वापस से आते हैं। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? बेसिक क्वेश्चन लाइक विच विच वन इज हैविंग मोर साइज या मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन द गिवन हेडिंग्स, H1 H2 H3 H4। इन चारों में से सबसे बड़ा फॉन्ट साइज किसका होगा? यू हैव टू आंसर H1। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ मार्क्यू टैग, है ना, नीचे ऑप्शन दिए होंगे चार, कि ये डेटा को बोल्ड लेटर में कन्वर्ट कर देता है, ये डेटा को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है, या फिर एक ऑप्शन आएगा कि ये इमेज को इंसर्ट करने का काम करता है। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, देन एक बार क्या लिखा है, शॉर्ट में रिवाइज कर दो बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में आने ही वाला है रिवीजन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पढ़ाने के लिए ये सब आएगा इसी, तो बी ऑन टाइम इन द नेक्स्ट क्लास, यू विल गेट ऑल द रिवीजन क्लास, रिवीजन सेशन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। ओके, सो हेडिंग को सेंटर ऑफ द स्क्रीन कैसे करना है बता दिया मैंने। ठीक है, देन इसके बाद लिखा है कैन यू अरेंज ऑल द टाइप्स ऑफ टैग लिस्ट। बेटा W3 स्कूल से अच्छा कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वहां पर आपको लाइन से सारे टैग मिल जाएंगे, आप एक बार उसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, देन इसके बाद कंप्लीट टैग हमको मिल जाएगा। हाँ बेटा, ये पूरी की पूरी फाइल आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी, है ना। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा आने वाला है, उसको मैं अलग से दे दूंगा। ओके, एग्जाम बेटा जूम पे नहीं होगी, एक अलग प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, जूम पे मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक प्लेटफॉर्म है AI बेस्ड, जो ये देखेगा कि आप कितनी ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हो, है ना, आप जितने ऑनेस्ट हो उसके हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी। ओके, चलो ठीक, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर के साथ ऐसा ना हो ना कि आपने कुछ चीटिंग वीटिंग किया हुआ है या क्या। तो एक ने पूछा लेट हो चुका हूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बेटा आपके ग्रुप पे IIST के एक यूट्यूब चैनल का लिंक आएगा, वहां से आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ओके, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि वीडियोस मिल सकते हैं क्या। हाँ बेटा, वीडियोस बिल्कुल मिल सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। देन एग्जाम कैसे देंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेटा ऑनलाइन एग्जाम ही होगी, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, सो डोंट वरी। ओके, अगेन सेंटर वाला क्वेश्चन, सेंटर वाला बता चुका हूँ। देन लिखा है रिवीजन के लिए वेबसाइट को रन करना मीन्स। ओके, एक ने रिवीजन के बारे में पूछा है, बेटा वीडियो को रिपीट में देख लेना है, वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा यूट्यूब पे, है ना, और स्टिल आपको ये कोड भी मिलेगा, तो एक बार रन करके खुद से टाइप करके एक बार रन करके देख लेना। तीसरा ऑप्शन W3 स्कूल सही सी हमारे पास। ठीक है, सो चैनल के बारे में पूछा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक आ जाएगी। बैकग्राउंड इमेज स्टेबल कैसे कर सकते हैं? बेटा उसके लिए फोटोशॉप यूज होता है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा कि बैकग्राउंड इमेज में क्या क्या ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड को एज एन इमेज यूज नहीं किया जाता है, मतलब बैकग्राउंड इमेज को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्यों करते हैं वो CSS में पढ़ा होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट वर्क करता है? हाँ बेटा बिल्कुल करता है, लेफ्ट राइट करता है, जस्टिफाई करता है, सेंटर करता है, सारे के सारे करते हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद लिखा है कि हम सारे टेक्स्ट को अलग अलग कलर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हर टेक्स्ट के आगे आपको फॉन्ट फॉन्ट लिख लिख के करना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसके थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
50वीं लाइन री एक्सप्लेन करने का बोला है, मुझे भी ध्यान नहीं है 50वीं कौन सी है, ये वाली। कुछ नहीं बेटा, एक स्टूडेंट ने बोला था कि अगर हमारी इमेज किसी दूसरे फोल्डर में रखी हो तो उसको कैसे उठा के लाएंगे। तो देखो, इसमें इमेज सोर्स में डायरेक्टली इमेज डाली थी, यहाँ इमेज सोर्स में ये लिख दिया है। तो इमेज का सोर्स क्या है, यहां से इमेज उठा के लेके आना है, हमने पाथ मेंशन किया है, नथिंग। ठीक है, W3 स्कूल्स टैबलेट में डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, वेबसाइट डाउनलोड करने की क्या जरूरत है उसको। एक ने पूछा है कैन वी लीव, यस क्लास इज ऑलरेडी ओवर, जस्ट क्वेश्चन के आंसर्स कर रहा हूँ, सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन स्टे हियर, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव। एग्जाम में एमसीक्यू होंगे, हाँ बेटा एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, एमसीक्यू ही आने वाले हैं। हाउ मेनी टैग आर रिक्वायर्ड टू लर्न एचटीएमएल, बेटा टैग का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलो 50 से 100 टैग होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और बाकी कभी कभार यूज होते हैं, जो कभी कभार यूज होते हैं हम डायरेक्टली नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक में लिंक डालना हो तो, नहीं लिंक में लिंक नहीं होता है, फॉन्ट में लिंक होता है। ठीक है, कर सकते हैं हालांकि। ठीक है, मतलब फेसबुक के आगे पीछे कुछ लिख दिया है ना, फेसबुक गूगल फेसबुक ऐसा लिख दिया, तो इसके अंदर एंकर टैग के अंदर एंकर टैग डालना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई सेंस भी क्रिएट नहीं करता। मतलब आज तक आपने कहाँ देखा है लिंक के अंदर लिंक, कहाँ देखा है आपने। ठीक है, एक ने पूछा हुआ है कि हम VS कोड को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि वो ज्यादा अच्छा है। सेम आंसर, VS कोड 500 MB का सॉफ्टवेयर है, मेरा नोटपैड 5 MB का सॉफ्टवेयर है, तो मैं 5 MB का यूज करूंगा ना, 500 MB क्यों खर्चा करूंगा, हम तो सेम ही कर रहा है। क्या फायदा मिल जाएगा ऐसा जो नोटपैड प्लस प्लस नहीं दे रहा है, थोड़े से बेनिफिट्स की, एक डायरेक्ट रन करने का ऑप्शन दे देगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके घर पे हेवी लैपटॉप नहीं है, वो VS कोड क्यों डाउनलोड करे, है ना, वो नोटपैड पे काम कर सकता है, मैं तो उसकी सिंप्लिसिटी बता रहा था। ठीक है, देन पाइथन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, बेटा आपको फ्रेमवर्क्स पढ़ना चाहिए, जेंगो या फ्लास्क, उसके बाद आप मशीन लर्निंग या एआई की तरफ जा सकते हो। एक ने पूछा है डिफरेंट कलर इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ इमेजेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप मल्टीपल पार्ट्स बना के मल्टीपल टाइप के कलर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, code.org जावा स्क्रिप्ट के लिए ठीक है या नहीं, हाँ बढ़िया वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है पहले एक बार W3 स्कूल से या यूट्यूब से एक आध बेसिक वीडियो देख लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग भी एक सेशन लेने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट पे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन एक ने पूछा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिजल्ट अनाउंस होंगे और उसके बाद आपको प्राइजेस के बारे में पता चल जाएगा, किसको कौन सा प्राइज मिला है, वो आपको चेक्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में मिल जाएंगे। प्राइसेस जो रहेंगे वो कैश के फॉर्म में रहेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको मान लो लेट से 25,000 का वो मिला तो आपको 25,000 की जगह 25,000 का मोबाइल पकड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्वेश्चन आया हुआ है, H1 राइट करने के बाद डायरेक्ट H4 राइट कर सकते हैं, हाँ बेटा कोई सा भी कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। रिएक्ट नेटिव बेटर है या पाइथन, नो कंपैरिजन, पाइथन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड रिएक्ट जो है उसका पर्पस अलग है। ठीक है, अगर आप सिर्फ बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हो तो PHP रिएक्ट नेटिव या इस टाइप का कोई भी आपके काम आ सकता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन जो है उसका मेन जो पर्पस है वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए ज्यादा यूज होता है रादर देन वेबसाइट्स। ठीक है, काम कर सकता है लेकिन उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। चलो जितने क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सबके आंसर हो गए हैं, इफ इन केस कोई एक आध दो मिसिंग हो गए हो तो यू विल गेट योर आंसर्स बाय द मोड ऑफ व्हाट्सएप, ऐसा बोल दो। ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर किसी एंड ऑफ द डे पे जब आपकी एग्जाम वगैरह हो जाएगी, एक आध सेशन ऐसा रख लेंगे जिसमें आपको भी बोलने की अनुमति मिल जाए, आप भी माइक ऑन करके बोल सको, और उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ प्लान हो पाया, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा प्लान करेंगे कि नहीं, मैं एक सजेशन रख सकता हूँ कि एक दिन ऐसा रखा जाए जिसमें आपको बोलने की परमिशन हो और आप क्वेश्चन आंसर पूछ सको आपसे। ठीक है, शायद आपको पता भी होगा बेस्ट क्वेश्चन पूछने वाले को DG सर कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं, है ना, तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रख। ठीक है, मुझसे नहीं, DG सर से क्वेश्चन पूछने वाले को, है ना, जो आपका एक सेशन रहेगा उसमें। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन निकलेंगे वहां पे, 2-2 हजार रुपए के प्राइस है। एक ने पूछा है CSS मैं ही पढ़ाऊंगा, हाँ बेटा CSS मेरा ही टॉपिक है, उसके बाद SQL आएगा, वो भी मेरा ही टॉपिक है। चलो ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, सो राइट नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव, स्टिल कोई डाउट्स हो पूछ लो, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।